Aditya bhai, thank you so much for coming. Well, Nitin, it's such a great, honor for me to be on your show. बहुत मज़ा आने वाला है. लोगों ने आपको टीवी पे ऑलरेडी बहुत देखा है. आपका इतने सालों का जर्नलिज्म का करियर है. आई थिंक रिपब्लिक में थे आप, अभी TV9 में हो, CNN में जा चुके हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव डन. लोगों को मैं बता भी देता हूँ कि एंड में आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और भी बताओगे कि आपको PM मोदी सर के साथ मिलने की इतनी सारी आपकी कहानियाँ हैं, अमित शाह सर के साथ मिलने की बहुत सारी कहानियाँ हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव डन एंड अचीव्ड सो मच. आई हैव रिटन सो मेनी थिंग्स. मैं एक बार बता देता हूँ लोगों को कि मेरे सामने जो बैठे हैं उनका पूरा नाम है आदित्य राज कौल सर. एंड आपको एक तो फर्स्ट राम जेठमलानी प्राइज मिला है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी. जी. 40 अंडर 40 आप हो. रेड इंक शॉर्टलिस्ट अवार्ड मिल चुका है आपको. जी. एंड देन यू आर करंटली द एग्जीक्यूटिव एडिटर एट TV9 नेटवर्क. जी. सो थैंक यू सो मच. वेलकम टू मैड अवर ग्रोथ. Such a pleasure. थैंक यू. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल हु थॉट कि यार ये बहुत टॉपिक क्यूरियस होने वाला है, बिकॉज दुनिया को ये नहीं पता कि स्पाई वर्ल्ड जो है, जो छुपी हुई एक जो कहानियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं. देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग बिहाइंड द सीन 24/7 टू सेफ गार्ड आर नेशनल इंटरेस्ट. इतनी सारी एजेंसीज के हम नाम सुनते हैं. रॉ हो गया, CBI हो गया, और ये तो हमारी इंडिया की होगी CIA, विच इज़ द टॉप मोस्ट आउट इन द वर्ल्ड, जिसके रूट्स पता नहीं हमें दुनिया में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं. तो हमें आज इन सब के बारे में आपसे समझना है, बिकॉज आप क्लोजली इन सब लोगों को अच्छे से जानते हो. आपने क्लोजली ये लोग कैसे काम करते हैं वो सीखा हुआ है. तो प्लीज़ उसके बारे में शुरू करेंगे. पहले तो आप ये बताओ, आपके हिसाब से पर्सनली हु डू यू थिंक आर द टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हर देश की हैं, और हर देश का इंटेलिजेंस एजेंसी का एक टॉप प्रायोरिटी रहती है कि अपने देश को सेफगार्ड करें एक्सटर्नल थ्रेट से. पहले ही वो प्रीएम्प्ट कर दें कि क्या वो थ्रेट है और उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दें किसी तरीके से. तो इंटेलिजेंस कलेक्शन जो है बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट है, और ये जो है लोग अलग अलग तबके के लोग करते हैं. आप ये सोचिए, इंडिया के संदर्भ में अगर मैं बोलूँ, वो JNU का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो एक IT का कोई एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है. कोई भी व्यक्ति जो है एक स्पाई या एस्पियोनाज में एक्टिवेट हो सकता है. और आपने मुझे पूछा कि 5 ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो अभी टॉप पर हैं. देखिए, इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी के भी मन में जो जागरूक है इस इशू के ऊपर, उस पर मोसाद का नाम आएगा. और मोसाद जो है वो इज़राइल की एजेंसी है. हालांकि उनके पास शिनबेत भी है जो एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, अमाल भी है जो कि आर्मी की उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है. और लोगों को शिनबेत और अमाल के बारे में तब पता चला जब 7 अक्टूबर 2023 का एक आतंकवादी हमला सदर्न इज़राइल में हुआ, और तब बोला गया कि ये कैसे हो पाया जब इतनी बड़ी दुनिया की एजेंसी, जिसने हॉलोकॉस्ट के बाद जो है अर्जेंटीना जाकर वहाँ पर हॉलोकॉस्ट के जो नाजी हिटलर के लोग हैं उनको पकड़ के अगवा करके लाया और इतिहास रचा कि इनको जो है जूस जो हैं उनको इंसाफ मिलेगा. तो आप देखिए ऐसी एजेंसी का कितना बड़ा ये फेलियर रहा, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोसाद जो है ऐसा फेलियर हो पाएगा मोसाद के तले. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है मोसाद को पता हो और कोई बहुत बड़ी ऐसी रणनीति है उसके तहत मोसाद ने सोचा कि ये होने दो. मुझे नहीं लगता, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेटेड अनफॉर्चुनेटली फेलियर रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है हिस्ट्री में कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ खामियां रहती हैं. मोसाद के बाद CIA है, रशियन एजेंसी है जैसे पहले जिसे KGB कहते हैं, और 100% RNAW है इंडिया का, और पाकिस्तान का ISI है. तो आप RNAW को 4th पे मानते हो? 4th पे नहीं, मैं मानता हूँ वन ऑफ द टॉप हैं वो. जस्ट टेक्निकल एस्पेक्ट को हम देखें तो मुझे लगता है कि इज़राइल, अमेरिका और जो MI5 है वो हमसे कई गुना आगे हैं. तो 4 जो मैं टॉप पर कहूँगा वो हैं मोसाद, CIA जो ब्रिटिश की इंटेलिजेंस है, फिर KGB जो पहले KGB कहते थे उसको, और फिर इंडिया.
और फिर पाकिस्तान की ISI। तो मुझे लगता है कि इंडिया के RNAW की जो शुरुआत ही है, एक मेरी तरह कश्मीरी पंडित RN काव थे, उन्होंने की। आज तक बहुत ही कम ऐसे चित्र हैं RN काव के जो गूगल पे अवेलेबल होंगे। उनकी लाइफ ही, जो फर्स्ट रॉ चीफ थे, उन्होंने स्थापना की थी, उनकी मतलब लाइफ ही इतनी जो है साइलेंट थी और म्यूट थी। बहुत ही कम लोगों से बात करते थे, पब्लिक में तो बहुत ही कम दिखते थे। और अब जो है बहुत ही डिफरेंट हो गया है। अब आप लोगों को तब भी देखते हैं, घुलते मिलते हैं, प्रधानमंत्री के साथ कभी पिक्चर में देख लेंगे या कहीं पे देख लेंगे। जो गुमनामी की ज़िंदगी कई तरीके से इंटेलिजेंस की होती है, वो पहले ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो मुझे लगता है कि आज भी मोसाद जो है, जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि अब हम जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे वो कतर में बैठे हों, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, हम इंसाफ करेंगे। हम उनको या तो अगवा करेंगे, या तो मारेंगे, या तो न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इजराइल ने क्या किया? पिछले 15 महीने हो गए इस सारे हमले को। तो इजराइल ने चुन चुन के कतर में, तेहरान में, लेबनान में, हर जगह जाके जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे 7 अक्टूबर आतंकवादी हमले के, उन सबको चुन चुन के मुझे लगता है 80% लोगों को मार दिया। यही नहीं, लेबनान में जो हिजबुल्ला का एक गढ़ था, वहाँ हिजबुल्ला को ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ा तो आपको पता ही होगा, मीडिया में जो आया कि अचानक पेजर फटने लगे, अचानक वॉकी टॉकी फटने लगे, अचानक कुछ AC यूनिट फटने लगे, कुछ चीज़ें फटने लगी। तो ये आपको लगता है कि इजराइल ने पिछले 1 साल में ही किया होगा? ये ऐसा नहीं है। जितनी मेरी जानकारी है, कई सालों पहले से ये एक रणनीति थी कि हम राइट टाइम पे स्ट्राइक करेंगे। और ये सॉफ्टवेयर के साथ ये करना, हार्डवेयर के साथ अपना ये करना, और वो एक सोफिस्टिकेटेड एक अलग ब्रांच जो है मोसाद में है और आर्मी में है इजराइल में। और उन्होंने कई सालों से, चाहे कंसाइनमेंट कहीं आ रहा है उसको बीच में रोक के ये किया, किसी जो कंसाइनमेंट की ओनर है नई कंपनी बनाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर वहाँ पर अपने चीज़ें पेजर के अंदर फिट किए। तो ये कई सालों से चल रहा था। और ये जो होता है ना, इसमें बहुत एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस की ज़रूरत होती है इंटेलिजेंस में। तो और सबसे अच्छी बात मुझे कही थी विक्रम सूद साहब ने। विक्रम सूद साहब जो है यहीं गुड़गांव में रहते हैं, और वो जो है RNAW के चीफ रहे हैं। और उनका जितना कंट्रीब्यूशन रहा है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मिस्टर अजीत डोवाल के सिमिलर रहा है, इक्वल रहा है इंडिया के लिए, इंडिया की सेफ्टी के लिए और इंडिया के दुश्मनों के खिलाफ। तो तभी आप देखेंगे पाकिस्तान के जो ऑनलाइन वीडियोस आप पिछले 10-15 साल के यूट्यूब पे देखेंगे, वहाँ डोवाल साहब को तो गाली देते ही हैं वो, लेकिन विक्रम सूद साहब को ज़्यादा गाली देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये जो बलूचिस्तान का सारा किस्सा है ये विक्रम सूद साहब ने शुरू किया। अब वो तो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विक्रम सूद साहब ने मुझे बोला कि जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं या इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, they must have long memories. अच्छा, क्यों? This is a very important thing. They must have long memories. Long memories का मतलब ये है कि एक वाकया कई सालों पहले हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, चाहे वो सरकारी स्थिति हो, कूटनीतिक स्तर पर स्थिति हो या कुछ और हो, कि आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। आप अपने देश के फेवर में कुछ इतना बड़ा नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका है नितिन, जब IC-814 का जो है हाईजैकिंग हुई, आपको वो आइकॉनिक फोटोग्राफ तो याद होगा, जब मिस्टर अजीत डोवाल जो उस वक्त IB में थे, वो वन ऑफ द 3 लीड नेगोशिएटर्स थे उस पर। आई थिंक अनुभव सिन्हा की IC-814 भी आई, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई बहुत, रिसेंटली मूवी आई है जी। तो मिस्टर डोवाल का वो आइकॉनिक फोटोग्राफ जो फ्लाइट के नीचे है और चल रहे हैं वहाँ पर, तो मेरी बहुत बार बात हुई, हालांकि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि आई रिस्पेक्ट हिम एंड उन्होंने कॉन्फिडेंशियलिटी में मुझे बोला, तो मैं वो सब तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि उस वक्त वो वाक़या हुआ, और अगर डोवाल साहब के पास 48 घंटे और होते तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी आतंकवादी को छोड़ना पड़ता। और आप ये भी सोचिए कि कई सालों तक डोवाल साहब के मन में ये रहा होगा कि उस वक्त हमें आतंकवादी छोड़ने पड़े। रुपिन कटियाल की मृत्यु भी हुई, जो पैसेंजर थे,
और बहुत एम्बैरसमेंट हुई इंडिया को, फैमिलीज़ का बहुत प्रेशर था। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसवंत सिंह के घुस गई थी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और प्रदर्शन चल रहा था, मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इंटरनेशनल भी बहुत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था इंडिया को। और कई सालों तक ये सोचा होगा कि कैसे, चाहे वो पाकिस्तान ने किया, चाहे किसी ने भी ये कॉन्स्पिरेसी की। और आप पिछले कुछ सालों में देखिए, जो ये IC-814 के कॉन्स्पिरेटर्स हैं, हाईजैकर्स हैं, अचानक इनकी मृत्यु हो रही है पाकिस्तान में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। याद आपको रखना पड़ेगा, नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। तभी सो कहते दैट यू कैन स्ट्राइक एट द राइट टाइम। बट आपने बोला कि मोसाद की बात की, सबसे ऊपर आपने मोसाद को रखा। सबसे ऊपर मोसाद को क्यों रखा? क्या डिफरेंट है उनमें कंपेयर टू CIA या रॉ या ISI? व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली? फर्स्टली दे प्रीएम्प्ट, ओके, they preempt and they prepare in advance, and they are not afraid of anything. afraid का मतलब ये नहीं है कि डर रहेगा। डर तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तानी एजेंसी में भी, अमेरिका की एजेंसी में भी, रशियन एजेंसी में भी रहा होगा। लेकिन वो लोग बेझिझक, अगर उनको ऑर्डर मिला है तो करना है। और एक पॉलिटिकल विलिंगनेस जो होती है वो इजराइल की अलग ही स्तर पर है। वहाँ पर जो है, चाहे कोई भी सरकार आए, एक चीज़ पे वो एकजुट है कि हमें अपने एनिमीज़ के खिलाफ खड़ा रहना है। चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हों, चाहे वो नफ्ताली बेनेट हों, चाहे वो पुराने कभी कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ इजराइल में रहे हों, एक चीज़ पे मत है कि हमास के खिलाफ, कतर में बैठे हमास के आकाओं के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ और ईरान के खिलाफ हमारा प्रहार जो है कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये चाहते हैं कि इजराइल को नेस्तनाबूद कर दें। तो चाहे वो कोई अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग वहाँ पर आए, तो वो नेशनल यूनिटी अनप्रेसिडेंटेड है। आप डोमेस्टिक इश्यूज में कह सकते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुए, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सवाल उठाए गए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये नेशनल यूनिटी बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। और जिसके साथ बहुत बुरा होता है, जिसके साथ बहुत ही त्रासदी होती है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो उनका जो दिल होता है, उनका जो कलेजा होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। आप मुझे पूछिए, क्योंकि मेरे साथ जो कश्मीर में हुआ वो मैं मन के अंदर तो ले रहा हूँ, और मैंने बंदूक भी नहीं उठाई किसी के खिलाफ। जिन्होंने हमारे खिलाफ बंदूक उठाई, मैंने कलम उठाया। मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, बेझिझक कर रहा हूँ, और मैंने आतंकवाद के खिलाफ भी बेझिझक किया। तो आप इजरायली की मानसिकता आप देखिए, जूस की मानसिकता देखिए कि कैसे उनके साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, क्या हिटलर ने उनके साथ बर्बरता की, गैस चेम्बर में उनको रखा, मतलब एक एक बेड पे 5-5 लोगों को वहाँ पर रखा, पूरा एकदम कैदियों की तरह वहाँ पर रखा, मैनुअल लेबर स्कैवेंजिंग वहाँ पर कराई, और इतना बुरी तरीके से हजारों की तादाद में उनको मारा, जस्ट बिकॉज दे वर जूस। तो उनके अंदर क्या हो रहा होगा आप देखिए। याद वशेम है, याद वशेम जूइश हॉलोकॉस्ट म्यूजियम है यरूशलेम में। मैं वहाँ 3 बार गया हूँ आज तक, और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मैं हिल जाता हूँ। दुनिया में मैंने ऐसा कोई म्यूजियम नहीं देखा। आप देखिए, याद वशम में उन्होंने पिछले 100 साल की सच्चाई पूरी तरीके से बयां की है। हॉलोकॉस्ट का हर पहलू, हर चित्र, हर वो आवाज़, हर वो वीडियो जो आज मौजूद है, वो याद वशम में अवेलेबल है। हिटलर के खिलाफ जितने भी दस्तावेज हैं, हिटलर के लोगों का पूरी सच्चाई वहाँ पर दी गई है, और बहुत ही इमोशनल वे में। आप देखिए, उस समय तो उतना वीडियो था भी नहीं, बट जो हल्का फुल्ला वीडियो का इन्वेंशन हो रहा था, ये हो रहा था, उसका पूरा वीडियो का ये आंकलन किया है, बहुत बड़े बड़े वॉल्स पे दिखाया है, फोटोग्राफ्स वहाँ के, उस टाइम के जो हॉलोकॉस्ट के बेड थे, जूते थे लोगों के, रेडियोस थे, जो भी था वो सब डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत ही पेनफुल है, और हर एन फ्रैंक से लेकर सबकी वहाँ पर कहानी पूरी तरीके से बताई है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और क्यों हमें ये याद रखना चाहिए। वी शुड ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज हु हैव डिपार्टेड। तो एक तो उन्होंने ऑनर करना सीखा है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ, या हमारी आप देखिए 1947 में भी, या उससे पहले जो आज़ादी की लड़ाई है,
है कुछ म्यूजियम इधर उधर, पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर में है, ये है, लेकिन दिल्ली में कुछ एक आइकॉनिक ये होना चाहिए जो उन्हें जो है पूरी तरीके से, हाँ है, गांधी मेमोरियल है हमारे पास, इंदिरा गांधी का ये है, अमृतसर में पार्टीशन म्यूजियम है, लेकिन एक ऐतिहासिक आप एक धरोहर इंडिया के इतिहास की बनाए। डू यू थिंक कि जो यूनिटी जैसे आप अभी बात कर रहे हैं इजराइल में दिखती है लोगों की, मतलब एक कलेक्टिव माइंडसेट है, अभी इंडिया में वो चीज़ नहीं है, आपको लगता है, फील होता है? होता है, बिल्कुल होता है। उसके बहुत पहलू हैं, बहुत कारण हैं कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। अब मैं ये नहीं कहता कि वी शुड नॉट बी अ सेक्युलर नेशन, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर अ हिंदू नेशन ओनली एंड वी विल किल अदर्स और ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक डेमोक्रेसी जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। योर priority is to uplift people who are in villages, who are in distress, poverty line, below poverty line के जो लोग हैं उनको आप और आगे लें उन्नति की और टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन लाएं, तो बहुत सारे वो फोकस एरियाज रहते हैं। आपको लगता है कि डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड की वजह से ये प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है डेवलपिंग और डेवलप की वजह से है। आप ये भी देखिए ना, इजराइल में बहुत ही छोटा देश है, उनकी मुझे नहीं लगता कि 10 लाख भी पॉपुलेशन, शायद अब 10 लाख क्रॉस की है अभी एक आध महीने में, तो बहुत ही छोटा देश है, वहाँ पर बहुत ही सूखा पड़ा रहता है, एक डेजर्ट वाला एरिया है, लेकिन पानी को लेकर उन्होंने कितना इन्वेंशन किया है, कंजर्वेशन को लेकर उन्होंने कितना इन्वेंशन किया है, एग्रीकल्चर को लेकर उन्होंने कितना इन्वेंशन किया है। जो ये होता है ना USB पेन ड्राइव और बहुत सारे इसके जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स जो इन्वेंट हुए हैं वो इजराइल में इन्वेंट हुए हैं। इजराइलीज आर आल्सो नोन फॉर साइबर अटैक्स। बिल्कुल, मतलब सबसे ज़्यादा हैकर्स वहीं बैठे हैं, सबसे ज़्यादा बैठे हैं। मुझे लगता है चाइना भी उनको कंपटीशन दे सकता है, लेकिन इजराइल इज द नंबर वन। अब पेगासस का जो पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें मेरा एक दोस्त भी था, मुझे नहीं लगता, बहुत ही इनोसेंट जर्नलिस्ट है, उसको क्यों कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। बट क्या था पेगासस में, क्या इशू था, थोड़ा बताओ डिटेल में। पेगासस एक कंपनी है इजराइल में, और भारत सरकार के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये दावा किया कि हमारे पास पूरा एविडेंस है कि ये लीक्स हुए हैं कि इतने लोग हैं उनको जो है पूरी तरीके से टैप किया जा रहा था, उनके फ़ोन, उनके मैसेजेस, सब कुछ जो है देखे जा रहे थे। उसमें भारत के कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, और दुनिया भर के अलग अलग लोग थे। लेकिन भारत में भी करीबन मुझे लगता है 25-30 ऐसे लोग थे। वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पेगासस की कंपनी है। मैंने बहुत बार कोशिश की मेरे जो इजरायली दोस्त हैं उनसे पूछने की, लेकिन इजरायलियों में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ये है, वो उनको इस पर बात नहीं करनी तो वो नहीं करेंगे। बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया और इजराइल का ये जो उन्नति हुई है पिछले 30-35 साल में डिप्लोमेटिक टाइज़ के, इसके पीछे भी ये है कि रणनीतिक तौर पे वो अपने डिफेंस टाइज़ और इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो टाइज़ हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं, उस पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं, कुछ भी बात नहीं करते। ये दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है। आप देखिए ना, कारगिल के युद्ध में इजराइल ने हमें मदद की, हमें एम्यूनिशन दिया, और अब जब ये पिछला जंग चल रहा है, इसमें एक इजरायली एम्बेसडर हैं पुराने, डेनियल कैरमॉन, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि वी थैंक इंडिया फॉर हेल्पिंग अस इन दिस वॉर विद एम्यूनिशन। बट एम्यूनिशन तो यहाँ से कुछ गया ही नहीं। मतलब जितना पब्लिक में जानकारी है तो हमें तो पता नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा, डेनियल कैरमॉन ने, कि इंडिया हमेशा याद रखेगा कि इजराइल ने कैसे मदद की, और हमें गर्व है कि इंडिया ने याद रखा और हमारी अभी मदद कर रहा है। वो किया नहीं किया किसी को नहीं पता। ऑफ रिकॉर्ड मुझे किसी एक बहुत ही सीनियर एक बंदे ने इजराइल में कंफर्म किया कि इंडिया ने मदद की है। अच्छा, अब क्या मदद की है, कैसे मदद की है, क्यों मदद की है, कितनी मदद की है, ये तो बता नहीं सकते। ये तो पाकिस्तान का भी अभी बीच में आया था कि पाकिस्तान ने जो है यूक्रेन की मदद की रशिया के खिलाफ, बहुत सारे एम्यूनिशन फोटोग्राफ्स भी उसके सामने आए, तो उसमें पाकिस्तान में एकदम तिलमिलाहट हुई कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये तो है। बट पाकिस्तान की इकोनॉमी तो है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, क्या वो मदद कर रहे हैं लोगों की? खुद के तो उनका कुछ चल नहीं रहा। देखिए, पाकिस्तान में जो है वो खुद की मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्चस्व है, वो है पाकिस्तान की आर्मी।
और पाकिस्तान में आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी ज़मीनें हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके जो सीईओ हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, जो रावलपिंडी में बैठते हैं, जब भी उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको एक बहुत बड़ा बोनस दिया जाता है कि इतने एकड़ का आपको लैंड है वो आपको दिया जाएगा, इतने पैसे आपके अंडर आएंगे, ये चढ़ावा आपको जाएगा। तभी आप देखते हैं जितने भी ये रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं ये फिर दुबई में सेटल हो जाते हैं, बहुत बड़ा वहाँ पर विला ले लेते हैं, अमेरिका में अलग एक फार्म हाउस ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो अमेरिका में कुछ चलाते हैं, दुबई में कुछ करते हैं, बाकी मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह रहते हैं। चाहे राहिल शरीफ हों, चाहे पुराने अभी ये रहे हों, तो सब पाकिस्तान आर्मी के चीफ वहाँ रहे हैं। तो आप देखिए माली हालत पाकिस्तान की बहुत बुरी है। और सबसे फ़नी बात तो ये है कि पाकिस्तान सालों से तालिबान की मदद करता रहा और कहता रहा कि तालिबान जो हैं हमारे जिगरी हैं, हमारा खून एक ही है। उनको शह दी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, हक्कानी के लोग हैं, बाकी लोग हैं, उन सबको शह दी पाकिस्तान में सालों तक। और फिर बोला कि हाँ हम पीस एग्रीमेंट में अमेरिका का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। दोहा टॉक्स हुए, ज़ल्मा खलीलज़द जो है अमेरिका से आए, यहाँ पर जो हैं आईएसआई के लोग वो थे, बाकी लोग थे तालिबान से, अफ़गानिस्तान की सरकार से, और बोला गया कि एक पीसफुल जो है विड्रॉल होगा अमेरिका का। बट जैसे ही विड्रॉल होने लगा तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया। धीरे 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 अशरफ गनी को वहाँ से भागना पड़ा और पाकिस्तान को लगा कि ये तो हमारी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हो गई इंडिया के खिलाफ, तालिबान अफगानिस्तान में आ गया, अब इंडिया क्या करेगा, ये तो अफगानिस्तान के बहुत क्लोज था। और आज की स्थिति देखिए, ये मैं आपको अगस्त 2021 की बात कर रहा था, 22, 23, 24, 25 लगभग 3.5 साल हो गए हैं। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं विक्रम मिस्री से दुबई में, जो कि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स। और जो तालिबान के लोग हैं वो पाकिस्तान की सरकार को गालियां दे रहे हैं। जो बॉर्डर है तालिबान का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, वहाँ फायरिंग हो रही है, कंटिन्यूसली वहाँ पर फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है तालिबान के ऊपर, ये किसी ने सोचा था? और इंडिया और तालिबान के स्ट्रेटेजिक टाइज वो मजबूत हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया तालिबान जो वायलेंस कर रहा है वुमेन के खिलाफ, गर्ल एजुकेशन बंद कर रहा है, उसको सपोर्ट करे, उसके साथ खड़ा रहे, बिल्कुल नहीं। मैंने तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं कि कैसे गर्ल्स एजुकेशन सफ़र कर रहा है। लेकिन इन दिस रीजनल कॉन्टेक्स्ट, इन दिस रीजनल गेम ऑफ चेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया बी विद तालिबान at least to some level, have the dialogue open, give humanitarian aid to the people of Afghanistan, help with humanitarian and development projects in Afghanistan। क्योंकि पहले भी जब डेमोक्रेटिक सरकार अफगानिस्तान में थी तब इंडिया उनकी मदद कर रहा था। वहाँ का पार्लियामेंट हमने बनाया, वहाँ की डैम्स हमने बनाई, वहाँ का बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने किया। अब पाकिस्तान देख रहा है ये हो क्या रहा है, तालिबान हिंदुस्तानी लोगों से मिल रहा है और हमें छोड़ दिया। और यही कश्मीर में भी हुआ। आप देखिए 370 का जो एब्रोगेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान हर जगह गया, मुस्लिम देश हर जगह गया। उन्होंने यूएई को बोला, सऊदी को बोला, टर्की को बोला, मालदीव्स को बोला, लेकिन सब ने बोला कि यह तो हिंदुस्तान का आंतरिक मसला है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आज 5 साल हो चुके हैं। 370 भी गया, वहाँ पर नई सरकार भी अब आ गई उमर अब्दुल्ला की कश्मीर में। और ओवरऑल आप स्टेटिस्टिक्स अगर कंपेयर करेंगे, so in the last 5 years terrorism has come down, infiltration has come down, radicalization has come down। मैं ये नहीं कह रहा कि टेररिज्म गायब हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप था जो हमें 50 साल पहले ले लेना चाहिए था। आज से 50 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला था कि अगर आप 370 को नहीं हटाएंगे ये आपके लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी मुद्दा बन जाएगा। ये सरकार को पता भी नहीं था। मैंने जब 370 पर शोध चल रहा था मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मैं रिसर्च कर रहा था और मेरे को एक किताब मिली हमारी एक लाइब्रेरी में, आज से 50 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच जो 370 पे उन्होंने दी और उस पर कहा कि ये एक सिक्योरिटी मुद्दा बन जाएगा। उसके बाद सरकार ने उसको कोट किया कि हम तो तब से लगे हुए हैं ये करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ना आपसे ये पूछना है, आपने मोसाद के बारे में बताया,
जो कि लोगों को काफ़ी कम पता होता है। जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया था, जैसे मैंने भी शुरू किया तो CIA से शुरू किया, राइट। CIA में कैसे, ऐसा क्या अलग है, पहला थोड़ा सा वो बताओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि रॉ जो है अपनी इंडिया की जो एजेंसी है RNAW, वो क्या अलग कर रही है और वो ऑपरेट कैसे करती है। देखिए CIA में अलग ये है कि CIA हैज़ द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट हैज़ बीन देयर फॉर अ वाइल नाउ। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल तो मैं आपको बांग्लादेश का देता हूँ अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि तख्ता पलटी एक हुई, एक सो कॉल्ड कलर रेवोल्यूशन वहाँ पर हुआ। अचानक आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्ट करते हैं शेख हसीना के खिलाफ और कहते हैं हम, अब मैं ये मानता हूँ कि शेख हसीना की भी अपनी गलतियाँ थी, करप्ट तो वो लोग थे ही, साथ ही उन्होंने अपने जो ऑपोजिशन थी, बेगम जिया थी और बाकी लोग थे, उनको अरेस्ट करके रखा, उनके खिलाफ जो है मानवाधिकारों का हनन किया। तो ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट बात है। लेकिन एक स्टूडेंट्स की जो अपराइजिंग हुई, जो कि कई तौर पे मुझे नेचुरल नहीं लगी, मुझे लगा कि इसमें पीछे से पैसा, पुश, कुछ ना कुछ हो रहा है, और बहुत लोग सामने आए। आप देखिए अगस्त 2024 में ये तख्ता पलटी हुई जब शेख हसीना को अपने घर से भागना पड़ा हेलीकॉप्टर लेके, और फिर वो हिंदुस्तान में तब से हैं। और इसके 6 से 8 महीने पहले रशिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि CIA तख्ता पलटी करने जा रहा है बांग्लादेश में। ये रशियंस ने ऑलरेडी पहले बोल ये दिया। पब्लिक में अवेलेबल है। अच्छा। ये बांग्लादेश की मीडिया में फ्रंट पेज पे आया है नवंबर-दिसंबर 2023 में, जिसमें रशिया ने बोला है कि अमेरिका के लोग लगे हुए हैं और उनका शेख हसीना के साथ पंगा हुआ है और इसी के तहत ये हो रहा है। और ये प्रॉब्लम क्या हुई, शेख हसीना को अमेरिका ने बोला कि हम एक नेवल बेस और एयर बेस चाहते हैं चिटगोंग के पास बनाना, चाइना को टक्कर देने के लिए, एक कॉर्ड के लिए, और ओवरऑल अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर उनका एक अच्छा बेस नहीं है और लोकेशन भी बांग्लादेश की बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इन द मिडल, या साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, चाइना इस साइड है, और यहाँ पर आपके एलाइज हैं, इंडिया है, वियतनाम है, बाकी लोग हैं। तो शेख हसीना ने बोला कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस, अगर मैं आपको ये दे दूँ तो इसका मतलब है कि आप ही सरकार चला रहे हो मेरी, तो मेरा तो कोई सॉवरेनिटी नहीं है यहाँ पर, तो मैं ये अलाउ नहीं कर सकती ऑन माई टेरिटरी। तो अमेरिका ने बोला कि हम तुम्हें मजा चखाएंगे, तुम हमें मना कर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है। अब मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, ये तो सारे लेख अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, रशिया ने बोला है बाकी चीज़, एंड आई एम श्योर रशिया ट्रैक्स CIA एंड द इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका नाइट एंड डे 24/7। तो ये एक इंटरेस्टिंग ये पहलू रहा। उसके बाद आप विकीलीक्स स्टडी करिए। विकीलीक्स में 2010 और उससे पहले जब नोबेल प्राइज मोहम्मद यूनुस को मिला, उसके दौरान ही जो अमेरिका का दूतावास है ढाका में, उन्होंने उसे होस्ट किया मोहम्मद यूनुस को, और उन्हें पूछा कि क्या आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने बोला हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी अड़चन है। तो उन्होंने बोला क्या अड़चन है, अमेरिका के जो डिप्लोमेट थे। तो मोहम्मद यूनुस ने बोला कि अरे सबसे पहले तो हमें यह सोचना पड़ेगा ये जो 2 महिलाएं हैं इनको कहाँ ठिकाने लगाएं। ये विकीलीक्स में लिखा हुआ है। 2 महिलाएं, एक तो शेख हसीना और बेगम जिया, दोनों प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, दोनों ऑपोजिशन में रह चुकी हैं, दोनों की लेगेसी है, पावरफुल लीडर्स हैं अवामी लीग और BNP के। तो उन्होंने लिखा है वहां पर, बोला है वर्बली कि ये जो 2 महिलाएं हैं इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेरा तो मानना ये है कि इनको बांग्लादेश से बाहर कहीं भेजना पड़ेगा किसी असाइनमेंट पे, तभी मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री बन पाऊंगा। और अब देखिए क्या हुआ। बेगम जिया की तबीयत खराब, वो अस्पताल में थी, बहुत उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको जेल में भी डाला हुआ था। शेख हसीना की तख्ता पलटी आपने की, कोई पॉलिटिकल पावर जो है वहाँ रहा नहीं। जमाते इस्लामी इनफैक्ट और एक्टिव हो गया, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो और एक्टिव हुआ। तभी आपने देखा कि हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पर अटैक हुए, मंदिरों पे अटैक हुए, माइनॉरिटीज़, सिर्फ हिंदू नहीं, क्रिश्चियन हो या अहमदियाँ हों, उनके खिलाफ भी अटैक हुआ कंटिन्यूसली। तो ये एक CIA का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कलर रेवोल्यूशन लाने में उनकी जो भूमिका है वो एकदम ही ज़बरदस्त रही है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा कुछ CIA के लोगों ने या CIA से जुड़े हुए कुछ लोगों ने मुझे कहा
कि कश्मीर में जब 90 में आतंकवादी हमले हो रहे थे और सब कुछ हो रहा था, हमारे लोग यासीन मलिक, गिलानी, मीरवाइज से मिल रहे थे और ये लोग हमसे पैसा मांग रहे थे। अब मुझे नहीं पता अमेरिका ने उन्हें पैसा दिया नहीं दिया, अगर दिया तो क्यों दिया, लेकिन ये खुद मुझे अमेरिका के CIA से जुड़े लोगों ने कहा है कि यासीन मलिक जो एक आतंकवादी है अभी जेल में है हवाला के केस में, जबकि उसे आतंकवाद के मामलों में केस में होना चाहिए था तिहाड़ जेल में, तो उनसे मिल रहे थे और ये सब अलगाववादी अमेरिका से कह रहे थे कि हमें पैसा दो। और उसमें एक हिस्ट्री भी है कि अगर आप पूरा स्टडी करें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो गिलानी की थी, मीरवाइज की थी, वो हुर्रियत कब बनी, कैसे बनी, अमेरिका के उसमें क्या योगदान है। इंडिया के एक फॉर्मर जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं और पाकिस्तान के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस के चीफ है जिन्होंने किताब भी लिखी, उन दोनों ने मिल के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई। आप सोचिए, इंडिया के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया का ही एक इंटेलिजेंस चीफ है जो उसमें इन्वॉल्व है उसको बनाने में। परहैप्स उसने उस वक्त सोचा होगा कि ये हमारे लिए काम करेगी, बट कुछ नहीं हुआ, उल्टा पड़ा। करेक्ट। इस्लामी कट्टरपंथी और आतंकवादी आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और तो अमेरिका में सकते हैं, देखा जाए तो कभी पलट सकते हैं। आप देखिए ना, यासीन मलिक का क्या इतिहास है। यासीन मलिक ने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, उसके लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। यासीन मलिक ने 4 इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा, उसके लिए उसको कभी सजा नहीं मिली। यासीन मलिक ने रूबिया सईद, जो उस वक्त के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, उसको अगवा किया, उसके अगवा के चक्कर में आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, उसके लिए उसे कभी सजा नहीं मिली। भारत की इतिहास में यह पहला ऐसा केस है जो पिछले 35 सालों से चल रहा है। आप सोचिए, कोई ऐसा देश होगा जहां आपके वीर जवानों को जो है बहुत ही बर्बरता से मारा कश्मीर में, और आप इंसाफ ही नहीं दिला पा रहे। जो वो स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना है जिनको यासीन मलिक ने मारा था, वो रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोकी और मार दिया। उनकी जो वाइफ है निर्मल खन्ना जी, वो आज भी चक्कर लगा रही हैं दिल्ली के कि भाई हमें इंसाफ कब मिलेगा। आपने 370 तो हटा लिया, लेकिन आप आतंकवादियों को मैसेज कब भेजेंगे। हाँ, आपने अजमल कसाब को फांसी लगाई, हाँ आपने अफजल गुरु को फांसी लगाई, ठीक है, लेकिन कश्मीर में जो आतंकवाद हुआ उसमें आप एक ऐसे आतंकवादी जो एक सिंबॉलिक है, आतंकवाद को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो यासीन मलिक हो या फारूक अहमद डार जिसे बिट्टा कराटे भी कहते हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आप उस 35 साल से जो केस चल रहा है उसको फास्ट ट्रैक में डालिए, उसको फांसी दीजिए और एक सबक सिखाइए ताकि रेडिकलाइजेशन ना हो, ताकि लोगों को कश्मीर में पता चले कि ये रास्ता नहीं अपनाना है, ये रास्ता अपनाया तो फांसी लगेगी। करेक्ट। बट आपने बोला कि CIA का शायद उसमें हाथ हो सकता है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई, बट कैसे उन्होंने प्रोवोक किया होगा, आपको क्या लगता है? मतलब सिर्फ पैसा फेंका लोगों में कि जाओ और ये करो, लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैव बीन डन? अब देखिए ना, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती है। हाँ। हर चीज़ पैसे से नहीं हो पाती। हाँ। हर चीज़ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं हो पाती। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एकदम से स्टूडेंट्स कैसे अपराइज हो गए? एकदम से भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सालों से एक जो है बातचीत चल रही होगी, और फिर जब उन्होंने देखा कि इनके मन में रोष है, एक गुस्सा है, उसके बाद उन्हें लगा कि ये राइट टाइम है स्ट्राइक करने का। तो बहुत सारे ऐसे जो ये छात्र हैं, ये बार बार अमेरिका भी जाते थे, और ये जो डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, वो बार बार बांग्लादेश आते थे और इनसे मिलते थे, वहाँ के प्रेस क्लब में, वहाँ के दूतावास में, वहाँ की ऐसी सिविल सोसाइटी के जो लोकेशंस हैं, वहाँ पर ये मीटिंग्स कंटिन्यूसली होती थी। ये दर्ज है इतिहास में। हाँ, तो ये मीटिंग्स होती थी और धीरे धीरे इसको कल्टिवेट किया गया। फिर जब देखा कि ये रोष है, और ये बोला गया कि जो वेटरन्स थे या जो आज़ादी की, बांग्लादेश की आज़ादी में लोग थे, उनको जो रिजर्वेशन मिलता था उसके खिलाफ ये मुहिम है। फिर जो वो क्लॉज हट भी गया और मुहिम खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो मुहिम कंटिन्यू रही, और बोला कि नहीं, हमारा अल्टीमेट एम है, शेख हसीना जब हटेगी वो हमारा अल्टीमेट एम है। तो मेन जो वो था, ये तो बहाना था, बाकी चीज़ें इट वॉज बैकग्राउंड नॉइज। द रियलिटी वॉज कि आपको शेख हसीना को हटाना था। बट आपको लगता है अभी जो नए आएंगे, आ चुके हैं जैसे, तो उनको जो अमेरिका को जो चाहिए था अब वो मिल जाएगा? देखिए, मोहम्मद यूनिस जो हैं पूरी तरीके से अमेरिकी पपेट है। अच्छा। इट्स अ पब्लिक नॉलेज। वो क्लिंटन्स के बहुत
करीब रहे हैं, क्लिंटन के साथ उनकी सैकड़ों तस्वीरें हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, अमेरिका की सरकार ने भी उन्हें प्राइज़ दिया है, वहाँ से उनको ग्रांट बहुत बार मिले हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका की बहुत सारी संस्थाएं हैं उनको पैसे मुहैया करती हैं, जो ग्रामीण बैंक उनका है। इसके अलावा जो है मोहम्मद यूनिस जो हैं डेमोक्रेट्स जो हैं अमेरिका में उनके क्लोज बहुत रहे हैं, जैसे मैंने क्लिंटन का तो नाम लिया ही, लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप का जो है इस पर रुझान बहुत ही अलग है। ट्रंप की जो ओवरऑल जॉइंट इंटेलिजेंस चीफ अब बनने जा रही हैं उनका नाम है तुलसी गबार्ड, जो हिंदू हैं, और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस जारी किए हिंदुओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और कहा कि ये बांग्लादेश की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो मुझे लगता है ट्रंप का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है बांग्लादेश को लेकर बाइडन से बहुत ही अलग है। दूसरा, बाइडन का जो बेटा है हंटर बाइडन और बाकी लोग, उनका बिजनेस इंटरेस्ट है बांग्लादेश में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इमीडिएटली तो नहीं, बट ट्रंप कुछ तो ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं बांग्लादेश में जिससे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहाँ पर बहाल हों, अवामी लीग की वापसी हो, शेख हसीना की वापसी हो, और चुनाव हो, डेमोक्रेटिक चुनाव हो। वहाँ पर होता है, रिगिंग भी होती है, कभी बीएनपी आती है, कभी शेख हसीना आती है, और चक्कर क्या होता है कि शेख हसीना आती है तो वो जिया के खिलाफ कदम उठाती है, बेगम जिया आती हैं तो शेख हसीना के खिलाफ, तो वो वहाँ पर चलता रहा है। लेकिन अमेरिका का अब इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि ट्रंप का हमें ये भी नज़रिया समझना पड़ेगा कि ट्रंप नहीं चाहते कि जंग हो। ट्रंप विल नेवर प्रोवोक अ वॉर। ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन। ट्रंप विल स्ट्राइक अ डील ऑलवेज। आप उस समय देखिए ना, ट्रंप जब पहले आए थे उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ भी मीटिंग की, अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने ईरान के साथ भी उनको धमकी भी दी, लेकिन बातचीत भी की। रशिया के साथ, पुतिन के साथ बोलते हैं पुतिन को कि आप मेरे दोस्त हैं। चाइना के साथ बोला कि हम आपके साथ स्टेप्स लेंगे, लेकिन आप बिजनेस ये ठीक करो, ये एक साइड पे नहीं टिल्ट हो सकता। तो अभी भी मुझे लगता है कि उस समय रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं हो रहा था, उस समय इजराइल हमास का युद्ध नहीं हो रहा था, उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे ऐसा जंग कुछ नहीं हो रहा था। अभी के समय में मुझे लगता है कि ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि रशिया यूक्रेन का जंग जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो, चाहे इसमें किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। उसके बाद वो चाहेंगे कि इजराइल जो है प्रिवेल करे और हमास को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो वो ये कैसे करते हैं, कितनी देरी में करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रंप का जो इंटेलिजेंस है या ट्रंप का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग होगा। और इस बार आप ये भी देखिए कि जो FBI के हेड हैं वो हैं काश पटेल, और हमें कहाँ पता था कि एक ओरिजिनल जो है, हालांकि वो उनका अफ्रीका का इतिहास रहा है, वो पैदा कहीं और हुए हैं, लेकिन असली में गुज्जू हैं। किसने सोचा था कि भारत के गृह मंत्री भी गुजरात से होंगे, प्रधानमंत्री भी गुजरात से होंगे, और अमेरिका का एक FBI चीफ आएगा काश पटेल, जो कि गुजरात से होगा। बट मुझे ये समझना है कि ये सारी एजेंसीज इन्हें वे ऑपरेट कैसे करती है। जैसे आप तो क्लोजली काफ़ी लोगों को इंटरनली जानते हो, आपको पता है बहुत सारे सीक्रेट्स कि लोग कहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि ऑपरेट कैसे करती हैं एजेंसीज। देखिए, ऑपरेट तो सिंपल है कि आप परिवार वालों को भी नहीं बताते कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कई बार तो मतलब परिवार को ये पता होता है कि आप इस एजेंसी में काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट ऑपरेशन के बारे में या आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ मालूम नहीं होता। दूसरा, मैं आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे सकता हूँ जिसमें इंडिया को मदद बहुत मिली है। जैसे 26/11 का हमला हुआ, तो इसमें बहुत एक इंटरनल कहानी लोगों को नहीं पता है। ये कि 26/11 से 1-2 साल पहले की बात है कि कश्मीर में एक आतंकवादी को पकड़ा गया और उसका इंट्रोगेशन चल रहा था। उसने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, 6 महीने तक इंट्रोगेशन चलाया, कुछ नहीं बताया। वो बहुत ना रेडिकल था। फिर वहाँ के एक अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने अच्छे से उसको समझाया, बहलाया फुसलाया, बोला कि तू हमारे लिए काम कर, तू ये सब छोड़ दे, ये गलत है, ये सब नहीं चलेगा। कहाँ तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, ये करना है। 6 महीने के बाद वो लश्कर तोयबा का आतंकवादी JNK पुलिस के लिए काम करने लगा। वो वापस पाकिस्तान गया, उसने वापस लश्कर तोयबा ज्वाइन की। उसको 5 सिम कार्ड दिए गए और एयरटेल के सिम कार्ड 5, और बोला कि आप ये ले जाओ।
और बोला कि आगे आपको कहीं सुविधा होगी। तो उसने 5 सिम कार्ड उनको दे दिए कि आप ये कहीं कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं और ये हमारे पास रहेंगे। अब जो 26/11 का हमला प्लान कर रहा है, अजमल कसाब और बाकी लोग आ रहे हैं, तो उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए, तो वो सिम कार्ड वो सारे लेके आए। वो सिम कार्ड जो कश्मीर से वाया दैट लश्कर तोयबा आतंकवादी गए थे, और वो सिम कार्ड लेके वो आए यहाँ पर। जैसे ताज होटल में और बाकी जगह हमला किया, वो सारे सिम कार्ड ऑन किए गए। और जैसे ही वो ऑन हुए तब पता नहीं था, लेकिन ये एक्टिवेट किया गया और बाय चांस चेक किया गया कि ये हमने प्लांट किए गए हैं तो ये एक्टिव हैं क्या, और वो एक्टिव थे। और तभी आपको पता है कि उज्जवल निगम और बाकी इसका केस लड़ रहे थे और इसके ऑडियोज़ भी बहुत बाहर आए। तो ऑडियोज़ इसलिए आए क्योंकि पता था कि ये सिम कार्ड्स हैं, ये आतंकवादी यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया के पास क्लिंचिंग एविडेंस है कि कैसे हाफिज़ सईद, कैसे ज़कीरुर रहमान लखवी और कैसे लश्कर तोयबा के पाकिस्तानी आका पाकिस्तान में बैठ के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे मारना है, चुन चुन के मारना है, जो जूस हैं उनको कैसे मारना है, क्या करना है। तो मतलब उस जो JNK पुलिस में जो चले गए थे बाद में, जो बंदे जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फिर फाइनली वो लश्कर तोयबा ज्वाइन किया उन्होंने, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिन्होंने सिम कार्ड वापस दिए। बिल्कुल। तो वो JNK पुलिस तो में डबल क्रॉस किया उन्होंने। डबल क्रॉस तो ऐसे बहुत कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी भी कहानियां हैं कि पुलिस में है इंसान और वो फिर आतंकवादियों के यहाँ गया। एक लद्दाख में हमारे एक SSP हुआ करते थे, वो बाद में शोपियां गए, और लद्दाख में जो उनके अंडर काम कर रहा था, आप मान के चलिए कि उसका सेक्रेटरी था लगभग पुलिस में ही, वो लद्दाख में था, अच्छा काम कर रहा था। फिर जब वो शोपियां गए तो वो कहीं और पोस्ट हो गया उनका जो सेक्रेटरी है, और फिर वो पुलिस से गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गया। तो जब ये SSP साहब शोपियां आए, ये 2018 की बात है, और शोपियां में उन्होंने अपना कमान संभाला, तो दूसरे ही दिन उनको एक डार्क वेब करके एक ऐप है, उस पर वीडियो कॉल आया। ये बहुत सारे पुलिस में और इन सब में यूज़ होता है। तो डार्क वेब पे फ़ोन आया और उसने बोला कि SSP साहब, मैं कमांडर बोल रहा हूँ, और जो नाम था उसका वो नाम लिया, पहचाना मुझे? तो उसने बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, आज उधर लद्दाख में मैं आपके अंडर काम कर रहा था, आप मेरे जो है SSP थे, लेकिन यहाँ पर हम कमांडर टू कमांडर बात कर रहे हैं। मैं हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर हूँ यहाँ पर, और आप SSP हैं। और फिर एक बहुत बड़ा एक केस आपको भी पता होगा, आर्मी के एक औरंगजेब करके थे, उनको अगवा किया गया था। एक राइफलमैन थे औरंगजेब, उनको अगवा किया गया, और फिर उसी आतंकवादी ने SSP को बोला कि आपके पास 3 घंटे हैं, आप मेरे इन बंदों को छोड़ दो, और अगर आपने 3 घंटे में नहीं छोड़ा तो मैं औरंगजेब को मार दूंगा। तो 3 घंटे में नहीं छोड़ पाए, तो फिर वो एक बहुत ही हॉन्टिंग वीडियो आया जिसमें औरंगजेब का वीडियो लिया गया, वो पेड़ के नीचे बंधा हुआ है और एकदम हट्टा कट्टा लंबे बाल करके जज्बे वाला इंसान है, और वो कैमरा में आंखों में देख रहा है एकदम कैमरा में, जबकि उसे पता है उसे मारने वाले हैं। तो बट वो एकदम दृढ़ संकल्प के साथ जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ऐसी भी कहानियां हैं कि कैसे क्या होता है। बट ये ढूंढते कैसे हैं ऐसे लोगों को कि इसको स्पॉट कर सकते हैं, इसको हम अपना एजेंट बना सकते हैं? लाइक हाउ डू दीज एजेंसी स्पॉट पीपल? तो स्पॉटिंग होती है, आई मीन, और एजेंसीज भी इतनी होती है ना, लोगों को पता ही नहीं है। आई मीन, सिर्फ RNAW और इंटेलिजेंस ब्यूरो ही नहीं है, आर्मी का मिलिट्री इंटेलिजेंस है, पुलिस का CID है, CRPF या BSF के G ब्रांच हैं जो इंटेलिजेंस करते हैं। तो इंटेलिजेंस तो पूरी तरीके से एक जाल फैला रहता है, और टास्क होता है पूरी तरीके से कि आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट या एरिया दिया हुआ है कि आपको पूरा वो मैप करना है, आपको वहाँ के लोग जो है जानने चाहिए, आपका मतलब एक पूरा पता होना चाहिए कि किसकी क्या दुकान है, किसका क्या घर है, क्या ये है। तभी तो एक बहुत बड़ा झटका हमको लगा, क्योंकि एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक होता है डिजिटल या साइबर या टेक्निकल, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस। और 370 जब हुआ, और कश्मीर में 80% आपका जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो 370 जब हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, फ़ोन चलने बंद हो गए पूरी तरीके से, तो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया।
एक तो लोगों के मन में डर हुआ कि अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फ़ोन नहीं चल रहे तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो फिर जब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हुए तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एकदम ठप हो गया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ से वहाँ भाग रही थी कि कुछ पता चले आतंकवादियों के बारे में क्या। और ये मैंने खुद महसूस किया है कि आतंकवादियों की भी इंटेलिजेंस होती है। वहाँ पर उनके जो होते हैं OGW कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। अच्छा। तो वो लोग आतंकवादी क्या करते हैं, जैसे मैं पुलवामा गया और ये 370 के बाद की बात है, 4 दिन हुए होंगे मैं पुलवामा में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ दुकानें बंद हैं, सब कुछ है, मेरी गाड़ी चल रही है और मेरे पास फ़ोन भी था, मेरे को कहीं से मिला था, सिर्फ मेरा फ़ोन चल रहा था। तो मैं अभी घूम रहा हूँ सड़कों पे, तो दुकान के बाहर वहाँ पर लोग ऐसे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने फिर मेरे को बताया, कह रहे ये जितने भी लोग दुकान के बाहर बैठे हुए हैं ना, इनका पूरा दिन यही काम है कि किसकी गाड़ी आई, क्या आई, कौन है, पूरा नोट करके फिर बाइक पे अंदर जाते हैं और अपने कमांडर को बताते हैं कि आज ये गतिविधि हुई, आज ऐसा हुआ, आज ये हुआ। तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है रहता है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रैप्स भी दिए जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे OGWs आर्मी के पास चले जाते हैं, पुलिस के पास, हम आपके लिए काम करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देंगे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि अभी तो नहीं, अभी तो वेरीफाई होता है, बहुत कुछ होता है, कि ट्रैप में आपको फंसा दिया, वहाँ पर ग्रेनेड अटैक कर दिया, IED लगा दिया, ये कर दिया। तो पहले ये बहुत होता था कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं। अब उल्टा होता है। अब जो है, जैसे बुरहान वानी की कहानी है या बाकी आतंकवादी हैं, तो ये कश्मीरी महिलाओं के साथ बहुत गलत करते हैं, सेक्सुअली हरास करते हैं। तो जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित हैं, और परिवार वाले भी, उसके माँ बाप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये जो लड़कियां हैं, ये पुलिस को और इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन देती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़का घुसा है कमरे के अंदर अपनी काली करतूत या कुछ करने के लिए, और लड़की ने ऐसे करके मैसेज ड्रॉप किया है पुलिस को या आर्मी को या इंटेलिजेंस को कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसे कर रहा है, और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट सिविल क्लोथ्स में। और ये भी नहीं कि आपको लगता होगा कि बहुत बार कैसो होता है, कम से कम 200-400 पुलिस वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको प्रिसाइज इंटेलिजेंस पता है कि हो रहा है और क्राउडेड एरिया है, सिर्फ 4 या 5 लोग जाते हैं एक स्कॉर्पियो में, सिविलियन डेथ लेके, 2 पिस्टल्स लगी होती हैं, और इमीडिएटली जाके जब पता है, खिड़की के साथ जाके उसको मार के वापस आ जाते हैं। बहुत बार ऐसे सोफिस्टिकेटेड ये ऑपरेशन जब, और लेकिन इसके लिए पिन पॉइंट इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जब आपका बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें लड़कियों ने, जो बहुत ही मेंटली और सेक्सुअली हरास हो गई थी, उन्होंने खुद आतंकवादियों को मरवाया है। तो क्या ये लोग कहते हैं कि लोगों का सपोर्ट है और ये है, ये तो गन पॉइंट पे लोगों का सपोर्ट लेते हैं। असली में कोई ये सो कॉल्ड आज़ादी या इंडिया के खिलाफ ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता। जैसे अभी आप इस पूरे एरिया को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हो, कोई आपको लास्ट ऑपरेशन ऐसे पता है या याद है जो RNAW ने किया हो, जो आपको बहुत ही खास लगा हो, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो? देखिए, RNAW ने तो बांग्लादेश को आज़ाद कराया, लेकिन सेंसिटिव नेचर है RNAW का भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी, तो इसलिए मैं ऑपरेशंस तो ऐसा डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी ज़िंदा हैं, और बहुत लोग नोन भी हैं, तो इसलिए उसको साझा करना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन RNAW का बहुत ऐसे ऐतिहासिक काम रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी एजेंसी अगर है जिसने कश्मीर का कायाकल्प किया, इन द सेंस इन अ पॉजिटिव मैनर, वो RNAW है। क्योंकि RNAW ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पास गई और उनको कहा कि सर, हमारे पास 6 महीने का विंडो है, इसी वक्त हम आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं, और अगर हमने अभी नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों लगा उनको? क्योंकि पाकिस्तान की हालत उस वक्त ख़राब थी। पाकिस्तान के ऊपर FATF का प्रेशर था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान इकोनॉमिकली ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल टर्मोइल अंदर चल रहा था, मिलिट्री और सिविलियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली आतंकवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया था। तो उस वक्त
उनने सोचा कि ये करना ज़रूरी है, और उसी वक्त पुलवामा हुआ था। तो पुलवामा के बाद अब ग्लोबल प्रेशर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर था, तो पाकिस्तान कुछ करने की फिराक में नहीं था। इंडिया ने भी फिर बालाकोट पे किया। इनफैक्ट बालाकोट का भी जो पूरा ऑपरेशन है वो RNAW ने ही रेकमेंड किया और बताया कि ये हमें करना चाहिए, क्योंकि बालाकोट की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप देखिए ना, IC-814 की मैंने आपको कहानी सुनाई। IC-814 में जो एक आतंकवादी छोड़ा गया था जैश ए मोहम्मद का आका, वो था मौलाना मसूद अज़हर। मौलाना मसूद अज़हर जब पाकिस्तान वापस जाता है, वो बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का पहला कैंप एस्टैब्लिश करता है। आप देखिए, आप मान के चलिए कि डी फैक्टो अपार्ट फ्रॉम बावलपुर, बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का एक ऑपरेशनल सेंटर या मेन एक हब ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर रहता है। और उसकी भी अलग अलग कहानियाँ हैं। वहाँ पर वो ट्रेनिंग में क्या करते थे, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ में अमेरिका, इज़राइल और इंडिया के फ्लैग लगे हुए हैं ताकि आप कुचल सकें उनको बार बार। तो ये उनके दिमाग में ये लगा था कि इनके खिलाफ, हमारी यहूदियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और अमरीकी लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो ये ब्रेन वॉश, फिर आर्म्स ट्रेनिंग होती थी, आग के वहाँ पर उनको कूदने को कहते थे, बहुत कुछ ऐसा होता था। और कुरान, हदीस और ये सब के से रेडिकलाइज उनको बुरी तरीके से करते थे। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली ये चुना गया कि बालाकोट में हर समय 300 से 400 या ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे उनके कमांडर्स भी वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये RNAW ने ही कहा। और मैं ये भी आपको कह दूं कि जब ये कश्मीर की प्लानिंग चल रही थी, RNAW तो पॉजिटिव था, लेकिन एक और एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी इंडिया में जिसने गृह मंत्री और बाकियों को कहा कि मत कीजिए 370, अगर आप करेंगे कम से कम 10,000 लोग मारे जाएंगे कश्मीर में। तो मुझसे भी ये पूछा गया, बहुत ही हाई लेवल पे मुझसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कश्मीर में क्या होगा। तो मैंने ऑनेस्टली बोला, हाँ, थोड़ा बहुत वायलेंस हो सकता है, स्टोन पेल्टिंग हो सकती है, हालत थोड़ा बहुत ख़राब हो सकती है, लेकिन ये 10,000 लोग मर जाएंगे, 20,000 लोग मर जाएंगे, इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला ये 1947 की आज़ादी की लड़ाई नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमने कोई कॉलोनी ले ली है और वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक रूप में, कल्चरल रूप में, जोग्राफिकल रूप में इंडिया के साथ ही हमेशा रहा है। वहाँ के लोग जो हैं हिंदुस्तानी हैं, लेकिन क्योंकि आपने ब्रेन वॉश किया है, पाकिस्तान का वो एक प्रहार रहा है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो मैंने उनको कहा कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा उनको लग रहा था हर्डल, उनको लग रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोअर तबका है वो पलट ना जाए, वो रिबेलियन ना कर ले। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला आखिर में लोगों को रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए, अच्छी नौकरी ही चाहिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसे ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये आज़ादी और ये सब जो है बकवास है, ये सिर्फ हुर्रियत और JKLF के लोग करते हैं, अपने बच्चों को बाहर रखते हैं, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह, हर सुविधा के लिए रखते हैं, अय्याशी करते हैं, लग्जरी है सब कुछ, लेकिन दूसरों के बच्चों से स्टोन पेल्टिंग कराते हैं, बंदूक उठवाते हैं, शट डाउन करवाते हैं, स्कूल जलवाते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं। और थैंकफुली गवर्नमेंट ने सुना, उनकी खुद की भी इंटेलिजेंस होगी, खुद का भी उन्होंने काम किया होगा कि ट्रस्ट किया जम्मू कश्मीर पुलिस पे, CRPF पे, सब पे, और फिर हमको पता है कि क्या हुआ। तो कोई रेबेलियन नहीं हुआ, कोई कुछ ये नहीं हुआ। तो अलग अलग लेवल पे जो है ये रहता है। तो दूसरा मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोगों को आजकल पता भी है, बहुत लोगों को नहीं पता, कि नॉर्मली स्पाई जो हैं हर दूतावास में होता है। जितने भी एम्बेसीज हैं और हाई कमीशंस हैं दुनिया भर में, वहाँ पर मिनिमम 1 से 2 स्पाई जो हैं होते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ पे इंडिया में एजेंसीज हैं या एम्बेसीज हैं, इंडिया की हों, अमेरिका की हों, रशिया की हों, साउथ अफ्रीका की हों, किसी की भी हों, एम्बेसी जो है, हाँ, चाहे वो इंडिया में हो या किसी भी, वॉशिंगटन DC हो, वियना हो, टेल अवीव हो, कहीं पे भी हो, और 80 to 90% ये पता होता है कौन है स्पाई। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कैसे काम करते हैं फिर वो? काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं और पता भी लगता है। तभी बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोगों को यहाँ से निकाल देता है कमीशन से, पाकिस्तान भी फिर टिट फॉर टैट करता है और इंडिया के उनको निकाल देता है। वो ज़्यादातर स्पाई ही होते हैं जिनको निकाला जाता है कि आपका पर्दाफाश हो गया है या आप गलत काम, मतलब एक लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। बट वियना का नाम लिया आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वियना को क्यों बोला जाता है स्पाई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड?
देखिए वियना का ये बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि वियना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त वियना ने बहुत ही न्यूट्रल अप्रोच लिया, न्यूट्रलिटी दिखाई, और एक आयरन कर्टन वहाँ पर है, मतलब ना वियना बीच में है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में। तो रशिया के साथ ऑस्ट्रिया के बहुत अच्छे संबंध थे, और यूरोप में भी अलग अलग देशों के साथ अच्छे संबंध थे। तो धीरे धीरे रशिया का इंटेलिजेंस भी वहाँ पर स्ट्रांग हुआ, यूरोप का इंटेलिजेंस भी वहाँ पर स्ट्रांग हुआ, और बहुत सारी ऐसी विश्व की संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र को लेकर, न्यूक्लियर को लेकर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वियना में बेस्ड हैं। तो कई सालों से ये न्यूट्रलिटी को देखकर वहाँ पर एक हब बन गया। लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ वियना ही नहीं है, ब्रसल्स भी है। ब्रसल्स एक बहुत बड़ा जगह है, जेनीवा है। तो ये 2-3 जगहें जो हैं, बहुत इंटेलिजेंस का यहाँ खरीद फरोख होती है, यहाँ पर नेगोशिएशंस होती हैं, यहाँ पर बातचीत होती है, और यहाँ पर लोगों पर नज़र रखी जाती है पूरी तरीके से। दूसरा, क्योंकि आपने मुझे वियना का पूछा, तो मुझे अचानक याद आया, एक ओस्लो अग्रीमेंट हुआ था। ओस्लो अग्रीमेंट आपको याद होगा, आई थिंक 93 के आसपास हुआ था, और इसमें पैलेस्टाइन इजराइल का पीस, एक अकॉर्ड टाइप ये किया गया था। लोगों को ये नहीं पता कि ओस्लो अग्रीमेंट की बातचीत कहाँ हुई। ओस्लो अग्रीड इसकी बातचीत जो है टेल अवीव में हुई, ओस्लो अग्रीमेंट की। अब लोगों को लगेगा कि हाँ टेल अवीव में हुई, टेल अवीव में जो है इजराइल की कैपिटल है, हुआ होगा वहीं पर, इजराइल से रिलेटेड है। टेल अवीव में एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है तंदूरी। अच्छा। ये 35 साल पुराना रेस्टोरेंट है। वहाँ पर एक कोने का टेबल है जो आज भी है वहाँ पर, और वहाँ पर ओस्लो एग्रीमेंट की बातचीत हुई, और किसी को पता नहीं था। उनको लगा उन दिनों में कि किसको शक होगा कि इंडियन रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर नेगोशिएशन, और उनकी रेस्टोरेंट के ओनर से भी मैंने बात की, रीना पुष्करना, उन्होंने भी मेरे को बताया कि उन दिनों हमको भी नहीं पता था, हमको तो बाद में पता चला कि ये लोग तो बार बार आते थे, इन्होंने एक दिन स्पेसिफाई किया था, वहाँ पर आते थे, लंच करते थे, 2-3 घंटा बैठते थे और फिर निकल जाते थे। और ये तंदूरी रेस्टोरेंट वही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, वो वहाँ से खाना मंगाते हैं हर हफ्ता। और बटर चिकन उनका बड़ा फेवरेट है, जो रीना ने मुझे बताया। तो हर हफ्ते जो है उनके वो जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो आते हैं रेस्टोरेंट, एक बड़ा पैकेट जो है बटर चिकन का वहाँ के लेके जाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे भी नहीं पता था। मैं वहाँ गया तंदूरी, क्योंकि मैं इजराइल 2-3 बार जा चुका हूँ, तो वहाँ मुझे पता चला कि ओस्लो एग्रीमेंट की बातचीत यहाँ हुई है। तो बहुत ही ऐतिहासिक, इंटरेस्टिंग। बट आप खुद पर्सनली ऐसे स्पाई वगैरह जैसे लोग हैं, ये इनसे मिले हो? काफ़ी लोगों से मिले हैं। किसी का पब्लिकली आप बता सकते हो कैसा है, क्या है सिचुएशन, जिसका आप नॉर्मली बात कर सकते हो, जिसके बारे में? देखिए नॉर्मली तो स्पाई का चक्कर ये है कि एक जो स्पाई है, इन रियल सेंस स्पाई है या एस्पियोनाज किया है या काम किया है, वो कभी सामने नहीं आएगा, कभी सामने नहीं बताएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो आजकल बहुत पॉडकास्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं स्पाई भी था, मैंने इस एजेंसी के लिए काम किया, मैंने प्रधानमंत्री की भी सिक्योरिटी की, मैं समझ गया अमित शाह की भी सिक्योरिटी की। और मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी बातचीत जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी होती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी होती है, और लोग हंसते हैं, गालियाँ तो निकालते ही हैं, लेकिन लोग हंसते हैं कि कैसे पॉडकास्टर्स बेवकूफ़ बन जाते हैं और सिर्फ टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जबकि उसको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, उसने कभी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम नहीं किया। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, और वो हमेशा वीडियोस आ रहा है। मैं जब भी खुद भी यूट्यूब पे देखता हूँ तो शॉर्ट्स हमेशा उसी के आ रहे होते हैं, और पता लगता है वायरल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा। और मुझे व्हाट्सएप करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग कि यार ये कौन बेवकूफ़ है, ऐसे क्यों बुलाते हैं उनको। तो मैंने बोला यार इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि न्यूसेंस जो है सेल्स, जितना एक बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ बात करेगा और ऐसी बात करेगा कि बिल्कुल ही वो सोच से परे हो, तब इंसान कहता है यार पक्का इसने कुछ किया होगा, क्या बोल रहा है, चाहिए ना, मसाला चाहिए। तभी हमारे जो प्राइम टाइम है
हाँ मैं खुद अपने गिरेबान में अगर देखूं हाँ तो प्राइम टाइम तभी बिकता है हाँ जितना चिल्लम चिल्ली होती है, गाली गलौच होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, इसलिए ज़्यादा वो देखते हैं। हाँ तो ये तो सच्चाई है, बट क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि इंटेलिजेंस का मुद्दा है, तो गलत है। क्योंकि मैं आपको खुद बताऊं, मैंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और जब भी मैं फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ्स को अप्रोच करता हूँ 90% टाइम्स वो मना कर देते हैं। और आजकल तो मोदी सरकार में थोड़ा टफ भी हो गया, क्योंकि इन्होंने क्लॉज लाया है अच्छा कि आप विदाउट परमिशन बात नहीं कर सकते, विदाउट परमिशन किताब भी नहीं लिख सकते। तो तो अभी जैसे विक्रम सूद सर हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया बहुत बार। हाँ, तो वो भी तो उस क्लॉज में एप्लीकेबल नहीं होते होंगे वो होते होंगे, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, किताबें भी उन्होंने 2-3 लिखी हैं, और एकदम मास्टर स्पाई मास्टर हैं वो। तो और बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनफैक्ट डोवाल साहब का भी मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही हम्बल है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि क्या अलग ही पर्सनालिटी है। बाहर से तो लोगों को लगता है कि कितने ज़बरदस्त स्पाई मास्टर हैं, जो कि हैं वो, लेकिन जो नॉलेज वो इंडिया के ऊपर रखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर रखते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर रखते हैं, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर रखते हैं, वो अलग ही लेवल की है। आप खुद ही देखिए ना, दिल्ली में दंगे होते हैं, पुलिस परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और वहाँ देखते हैं कि शाम को रात को डोवाल साहब पहुँच जाते हैं। Correct. वो बातचीत करते हैं लोगों के बीच में, और एकदम घुसे पड़े हैं लोग, और कह रहे हैं अरे भाई अब दंगे ख़त्म करो, ये कुछ नहीं करना, ये नहीं करना। कश्मीर में 370 होता है, दूसरे ही दिन डोवाल साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, आई थिंक पहले ही दिन जिस दिन हुआ था, बिल्कुल दिन में, और फिर वो वहाँ पर शोपियाँ, अनंतनाग, ईद से पहले चले जाते हैं, लोगों से वहाँ खाना खा रहे हैं दुकानों के बाहर, लोगों के साथ, कॉमन विलेजर्स के साथ घूम के। तो उनको डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? मुझे नहीं लगता डर लगता है। आप सोचिए ना, जस्ट फ्यू डेज अगो ही हैज टर्न्ड 80, ही इज 80 एंड ही इज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक सेकंड भी नहीं लगता कि वो 80 के हैं। तीसरा टर्म है उनका, 80 पर वो हैं, और क्या काम कर रहे हैं वो। विदेश जाते हैं, देश में प्रधानमंत्री के साथ प्रोटोकॉल होता है ना कि जब विजिटिंग डेलीगेट है तो एनएसए को रहना है, वहाँ पर खड़ा रहना है, मीटिंग्स में बैठना है। बाहर जब एनएसए लेवल की या सिक्योरिटी लेवल की बातचीत करिए, आपको रशिया जाना है, आपको अमेरिका जाना है, आपको यूरोप जाना है, आपको साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करना है। तो एट दिस एज ऑल्सो ही इज़ एक्टिव, प्रोबेबली जस्ट लाइक ही वॉज एट 50 और 55, और वो 80 तो लगते ही नहीं है शक्ल से। तो बहुत ही उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टेन्योर रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने आपको बताई हो, लाइक कि एक स्पाई में क्या सबसे बड़ी खूबी होती है? एनीथिंग दैट यू फील? देखिए, स्पाई को लेकर या उनके काम को लेकर तो बहुत बात हुई, लेकिन मैं वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो अभी सर्विंग है। तो वो मेरे को थोड़ा सा उनके लिए रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। एनीथिंग अबाउट विक्रम सूद सर? नहीं, मैं डोवाल साहब के बारे में सिर्फ एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है मैं भी घर पर था, मैं उन दिनों फ्रीलांस करता था, नोएडा में रहता था। तो मैंने वॉलंटियर किया, क्योंकि मैं मतलब ना बैठ नहीं सकता, आई हैव टू बी एक्टिव। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ वॉलंटियर किया, लोगों की मदद की, जो SOS आ रहे थे। मैंने ना सिंपल हम क्या कर सकते हैं, लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, अगर मुझे 4 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनकी रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, क्या कि एटलीस्ट वो 4 लाख लोगों तक तो पहुँचे, एम्पलीफाई क्या पता उसमें कोई एक बंदा है कोई मदद कर सके। तो मैं दिन में कम से कम 1000 से 2000 ट्वीट ऐसे करता था दिन में, और एम्पलीफाई करता था। उसमें फिर 5-10 लोगों की या 20 लोगों की मदद हम खुद भी करते थे, क्योंकि मेरा डॉक्टर्स का नेटवर्क था, वॉलंटियर्स का नेटवर्क था, ये चलता था। लेकिन जब ये पूरा ये कर रहा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे को भी मतलब मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। तो मेरे जो फादर के एल्डर ब्रदर हैं, उनको कोविड हुआ, एंड ही वॉज आई थिंक अराउंड 74-75 एट दैट टाइम। तो कोविड हुआ तो हमने घर में ही कोशिश की रखने की, दवाई देने की, ये सब करने की। लेकिन अगले दिन उनकी हालत ख़राब हुई, O2 लेवल उनका ड्रॉप हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं करीबन 12 घंटे तक मैंने कोशिश की, दिल्ली के हर अस्पताल, गुड़गांव के हर अस्पताल, नोएडा के हर अस्पताल, कहीं कोई बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 12 घंटे, 24 घंटे हो गए, कुछ नहीं मिला। 24 घंटे के बाद मैं टूट के रोने लगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मतलब मेरे भी इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, इतना अच्छा नेटवर्क है, कुछ नहीं हो रहा। मैंने ट्विटर पे भी गुहार लगाई, सब कुछ किया, कुछ कहीं से नहीं हुआ। तो मुझे एक मंत्री साहिबा का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि हम नरेश त्रेहन से आप बात करो। तो मैंने नरेश त्रेहन से बात की, तो उन्होंने बोला हाँ मैं बेड दे दूँगा, लेकिन
मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि डॉक्टर और नर्स आपको ठीक से देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अस्पताल एक फ़िश मार्केट बन गया है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप घर पर ही करिए। तो हमने घर पर ही नर्स हायर की, घर पर ही एक वो मशीन लाई, सब कुछ रखा। लेकिन तीसरे दिन और उनकी हालत ख़राब हुई, तो बोला कि अब तो हॉस्पिटल एडमिट करना ही पड़ेगा। तो मैंने वीडियो कॉल में अपने अंकल के साथ कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ कि कुछ नहीं हो पा रहा। शाम को 7 बजे मुझे फ़ोन आता है NSA के ऑफिस से, और मुझे उनके सेक्रेटरी बोलते हैं कि डोवाल साहब आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैंने बोला जी। तो डोवाल साहब कहते हैं यार तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे अंकल बीमार हैं। तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला कि तो तुमने बताया क्यों नहीं? तो मैंने बोला नहीं सर, मतलब मैंने आपको कैसे बताता, मैं मतलब सोचा नहीं मैंने। तो बोला नहीं, इन्होंने मेरे साथ काम किया है ना कभी। कौन, क्या नाम है इनका? तो मैंने कॉल, ऐसे सुरेंद्र कॉल। बोलो मेरे साथ काम किया? तो मैंने हाँ सर, आज से बहुत साल पहले 2006-2007 में ही वो रिटायर हो गए। बोला क्या करना, क्या हालत है अभी? तो मैंने बोला हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ये है ऐसे। तो उन्होंने बोला होल्ड करो। दूसरा फ़ोन उठाया, बोला देशवाल को फ़ोन लगाओ। तो देशवाल साहब जो थे उस वक्त अपना ITBP के DG थे, और बोला देशवाल इससे बात करो और देखो, ही वॉज माई ऑफिसर, जो बेस्ट ट्रीटमेंट इनको हो सकता है वो करो। और फिर हमको ITBP के स्पेशल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में बेड मिला। उसके बाद फिर अलग कहानी है कि हमें एम्बुलेंस नहीं मिली कई घंटों तक, क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो रखी थी। एम्बुलेंस ने गुड़गांव से लेकर नोएडा जाने के लिए 25,000 रुपये हमसे लिए, और हमने दिए। उस वक्त क्या कर सकते थे। तो फिर मैं, उसके बाद मेरी 6-7 महीने या 1 साल के बाद मुलाकात हुई डोवाल साहब से, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं, साल में 2 बार या 3 बार ही मिलते हैं। तो फिर मैंने ऐसे हाथ जोड़े और मैंने उनका कहा कि आपका मैं ज़िंदगी भर आभार रहेगा कि आपने उनकी ज़िंदगी बचाई, क्योंकि 2 हफ्ता वो अस्पताल में रहे और फिर ठीक हो गए एकदम। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो परमम धर्म, ये तो धर्म का, ये तो मेरा सौभाग्य था, मुझे करना था, तो इसमें क्या है। बट मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा, ये जो आपने बात बताई है, हालांकि मेरी ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस है, उसको तो आज शायद पता लगेगी, बट मैं ये बात आपसे ऑलरेडी एक दूसरे जगह पे आप गए थे तो मैंने वहाँ सुनी है। और जब आप ये बात बता रहे थे ना, तो मुझे ये फील हो रहा था कि आप में इतना ग्रैटिट्यूड है उनके लिए, इतनी थैंकफुलनेस है अजीत डोवाल सर के लिए, तभी आप ये बात बता रहे हो, क्योंकि यू वांट पीपल टू नो हाउ गुड ही इज। He is absolutely. एंड दैट इज व्हाई यू आर टेलिंग इट। मैं ये भी कहूँगा, on strategic matters, on some national security issues, I have differences also with him. ऐसा नहीं है। आप बोल देते हो अगर होता फील होता है तो डिफरेंस। तो बोलते हैं और वो रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार मैं आपको कहूँगा, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बता सकता, लेकिन कश्मीर में बहुत हालत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि कॉल तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैंने सर ऑफिस जा रहा हूँ। बोला नहीं तुम यहाँ हो। और फिर 3 घंटे तक मुझसे पूरा पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, और फिर नोट्स लिए। आप देखिए ऐसी उम्र में इतने बड़े ओहदे पर वो लिखे हैं, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं बैठा, वो खुद बैठे हैं, नोट्स ले रहे हैं। और उसके बाद एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होनी थी हमारी मीटिंग के बाद ही 1 बजे। तो पूरा उन्होंने ब्यौरा लिया, सब कुछ किया और देखा क्या होता है। तो ये जो पर्सनल टच उनका है, ये अलग ही लेवल का है। मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी, और तभी मुझे लगता है ऐसा कि अभी ये तो बात हो रही है कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री दूसरा कौन बनेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है और सबसे बड़ा सवाल सबके लिए है। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ, डोवाल साहब के बाद हिंदुस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा, और क्या वो जस्टिस कर पाएगा? वेरी डिफिकल्ट। क्या कोई NSA या IPS ऑफिसर, हैट्स ऑफ, वी हैव ब्रिलियंट IPS ऑफिसर्स, वी हैव ब्रिलियंट पीपल इन द आर्मी, we have brilliant people in the National Security Secretariat, but who will replace Ajit Doval? Is he replaceable? I don't think so. Very difficult. तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये डोवाल साहब का ये रिप्लेसमेंट ढूंढना। तो बहुत ही अलग ही पर्सनालिटी है उनकी, एक पर्सनल टच है। अभी बर्थडे पे मैंने उनको विश किया व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि थैंक यू वेरी मच, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। बट एक अलग ही कैरेक्टर है, क्योंकि क्या होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी में आप जब इतने साल डेकेड्स रहते हैं, आप में एक गुरूर आ जाता है, या आप में एक डिसिप्लिन अलग लेवल का आ जाता है, आपकी पर्सनालिटी इतनी सीरियस हो जाती है कि एक घमंड सा भी होने लगता है। उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, सीरियस पर्सनालिटी ज़रूर है, डेप्थ है। और तभी मैंने वो IC-814 जब नेटफ्लिक्स पे आया तो मैंने बोला ये बेवकूफ़ लोग हैं क्या। उन्होंने डोवाल साहब के कैरेक्टर को एक फ़नी कैरेक्टर बताया,
एक जो पूरा हंसते हुए मजाक करते हुए लोटपोट हो रहा है, मतलब कोई डेप्थ ही नहीं दिखाई, कोई स्टडी नहीं किया, रिसर्च नहीं किया कि कितना उनका महत्वपूर्ण रोल था। चाहे वो फेल हुए हों, आप फेलियर ही दिखाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक डेप्थ तो दिखाओ, कोई कैरेक्टर को स्टडी करो और देखो कि क्या हो रहा है, करेक्ट, उसकी सीरियसनेस तो दिखाओ। सीरियसनेस दिखाओ। पीछे अभी आपने एक बार कहीं और भी कहा था कि नोएडा में शायद चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग पकड़े गए थे, क्या कहानी थी उसकी? देखिए, और पता कैसे लगा मतलब कि यहाँ पे ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो 2020 के आसपास ही हमारी चाइना पॉलिसी बदली है। वो झटका जब हिंदुस्तान को लगा, जब गलवान की घटना घटी, तो तब एक महकमे में पूरी तरीके से एक झटका लगा और बोला कि एक चाइना पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। तब पुलिस से लेकर, आर्मी से लेकर, सरकार से लेकर हर जगह जो है एक पॉलिसी चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ। तब मुझे लगता है, आई थिंक यूपी पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पे या किसी के इनपुट पे एक रेड ग्रेटर नोएडा में डाली, और वहाँ पर एक क्लब चल रहा था, एक स्पोर्ट्स क्लब और बाकी तरीके का क्लब, और वहाँ पर देखा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो वहाँ बंदे को पकड़ा। उस बंदे के पास नेपाली पासपोर्ट, इंडिया का आधार कार्ड, और वो असली में चाइनीज़ बंदा। यहाँ का भी पासपोर्ट, यहाँ की भी आईडी, नेपाल का भी पासपोर्ट, नेपाल की भी आईडी। और उसके बाद उसके पास जब रेड की, जो उस क्लब का सबसे ऊपर वाला माला था, वहाँ पर सर्वेलेंस इक्विपमेंट मिला। मतलब कुछ ऐसे डिवाइसेस जिससे आप दूसरों को टैप कर रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या उस सर्वेलेंस इक्विपमेंट से आप इंफॉर्मेशन चाइना भेज रहे हैं। तो ये पता लगा, और फिर पता लगा कि ये कैसे आया। बोला फेक आईडी पे आया, सब कुछ आया, रह कैसे रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप वीज़ा 6 महीने में ये करते हैं, तो वहाँ 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये देकर, ब्राइब देकर अपना स्टे जो है एक्सटेंड कर रहा था। ऐसी बहुत कहानियाँ हैं। कश्मीर में भी ऐसा हुआ। अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है कि मुझे बताया गया कि 2016 से एक चाइनीज़ जो कि अमेरिकन सिटीजन है, वो बार बार बारामूला जा रहा था। वहाँ कुछ लोगों से मिल रहा था, किसी को पता नहीं। आप सोचिए, फॉरेन रजिस्ट्रेशन सेंटर भी है श्रीनगर एयरपोर्ट पे, वो कभी वहाँ नहीं गया, वो सीधे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और लास्ट ईयर कुछ टिप मिला कि ये ऐसा बंदा है, ये निकल चुका है कश्मीर से, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। लेकिन उसकी फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई ढाका से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता एयरपोर्ट से, वैसे ही वहाँ पुलिस की टीम पहुंची रेड करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, लेकिन फ़्लाइट उड़ चुकी थी। और वो क्या कर रहा था? वो पैसे दे रहा था, वो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वहाँ पर जो ऑपरेशन है कश्मीर में, तनाव ज़्यादा बढ़े, स्टोन पेल्टिंग ज़्यादा बढ़े, बहुत कुछ ज़्यादा हो। तो बहुत ऑपरेशंस लोगों के इन स्पाइस के ऑलरेडी इंडिया में बहुत हाइपर एक्टिव तरीके से हाइपर चल एक्टिव रहे हैं। स्लीपर सेल्स होती हैं। जैसे ये लश्कर तोयबा का कहते हैं ना स्लीपर सेल है, हिजबुल मुजाहिदीन का स्लीपर सेल है, वैसे स्पाइस का भी स्लीपर सेल है। आपका आज योगदान नहीं होगा, लेकिन आप कई बस दिनों के रहना बाद है, होगा। जब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको एक्टिवेट किया जाएगा, ऐसे। बिल्कुल। जब एक तो जैसे कहते हैं ना, हम नीड टू नो बेसिस, वैसे वर्क टू डू बेसिस। जब आपका योगदान होगा तब करेंगे। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि 10-10, 20-20 साल तक प्लांट करके रखते हैं। 10-10, 20-20 साल तक? पॉलिटिशियंस प्लांट करके होते हैं। अच्छा। 20-20, 30-30 साल तक। 20 साल के बाद आपका टाइम है काम करने का। तब तक आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो जितनी कर सकते हो। नितिन, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता, मैं एक फ़िल्म पे भी काम कर रहा हूँ, और वो फिल्म सच्ची कहानियों पे आधारित है। और उसमें हम यही एक स्पाई थ्रिलर दिखा रहे हैं कि कैसे जो है इन बंदे को प्लांट किया गया, और फिर करीबन 10 साल या 20 साल के बाद उसने आतंकवादी को मारा वहाँ पर। ओह बाप रे। और ये इंडिया में प्लांट किए गए थे? इंडिया में नहीं, हाँ। किसी आसपास के मुल्क में। अच्छा। बहुत क्रेजी स्टोरी है। मतलब इतने टाइम का पेशेंस, इतने टाइम का इन्वेस्टमेंट चाहिए एक एजेंसी को, एक कंट्री और को। वो प्लांट कुछ भी हो सकता है। वो वहाँ पर नौकरी कर सकता है, वो वहाँ पर पॉलिटिशियन हो सकता है, वो वहाँ पर गैंगस्टर हो सकता है। आप सोचिए ना, किसी को प्लांट किया हुआ है एज ए गैंगस्टर, वो तो कैरेक्टर प्ले कर रहा है अपना, और 15 साल के बाद वो उस गैंग का चीफ बन जाता है। करेक्ट। वो कुछ भी कर सकता है। एंड फंडिंग बाहर से ही आ रही है, एजेंसी फंडिंग से ही आ रही है। कहीं से भी। अब वो गैंगस्टर अगर वो बन गया है, उसको फंडने की जरूरत ही नहीं तो है, जरूरत ही नहीं वो है। तो सब कुछ खुद ही कर रहा है। सही बात है।
बट आप, मुझे नहीं पता कि इस बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट मैंने ये चीज़ फील की कि आप जब ट्रैवल करते हो तो ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी लेके चलनी पड़ती है. आर यू ओके टू टॉक अबाउट दिस? या आई मीन जहाँ नहीं करना होगा वहाँ मैं खुद ही चुप हो जाऊँगा. हाँ ठीक है. तो मतलब पाकिस्तान की ISI ने भी आपको थ्रेटन किया था, पीछे की बात है आई थिंक. क्या है वो कहानी और क्यों, आपको कैसा फील होता है अभी जब आप ट्रैवल करते हो तो? देखिए, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. मैं पत्रकार जो हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं. एक, पूरा ही आप सिर्फ कवर कर रहे हैं चुपचाप, आप प्रेस रिलीज टू प्रेस रिलीज छाप रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन छाप रहे हैं, उसमें कोई ना तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना तो नेशनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, सिर्फ नीड टू वर्क बेसिस पे जितना हो रहा है फैक्ट्स बता रहे हैं, बस खत्म, अपनी नौकरी कर रहे हैं बेसिकली 9 से 5. या तो क्योंकि मैं विक्टिम भी रहा हूँ एक आतंकवाद का, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को भी सफ़र करते हुए देखा है, मैंने अपने कम्युनिटी को सफ़र करते हुए देखा है, तो इसलिए मैं सिर्फ एक मूक दर्शक तो नहीं रह सकता, मैं एक म्यूट स्पेक्टेटर तो नहीं रह सकता. पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर मेरा ओपिनियन है और मैं छिपा भी नहीं सकता लोगों का. अगर मैं छिपाऊंगा भी इसको, वो भी गलत है. अगर मैं लोगों से छिपाऊंगा कि मेरा एक ओपिनियन है आतंकवाद को लेकर, उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ, वो भी तो अनजस्ट है ना, वो भी तो फिर गलत होगा. तो माई वॉइस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज़ बीन अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट दिस थिंग. अब मैं, NIA ने मुझे विटनेस भी बनाया है एक हवाला केस में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद अलाउद्दीन के खिलाफ. ये मुझे पता भी नहीं था, बट मुझे कई सालों के बाद पता कि मेरा उन्होंने एज विटनेस उस डॉक्यूमेंट पे नाम लिखा है. उसके बाद कई बार मैंने, क्योंकि जब मैं मीडिया में आया उससे पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक संस्था बनाई थी रूट्स इन कश्मीर, और उसके तहत हम बहुत प्रदर्शन करते थे, हम संगोष्ठियाँ करते थे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और ख़ासकर यासीन मलिक और गिलानी के ख़िलाफ़ हमने कैंपेन लॉन्च किया था कि जस्टिस मिलना चाहिए. और मुझे लगता है कि उसी के रिज़ल्ट कई सालों के बाद सिर्फ 370 ही नहीं हटा, बट यासीन मलिक को भी अरेस्ट किया गया. और क्योंकि मैं इतना आउटस्पोकन हो गया, एक मीडिया कॉन्क्लेव में मैं गया तो वहाँ गिलानी के खिलाफ बोला तो वो क्लिप वायरल हो गई. वो आज भी वो क्लिप वायरल होती है कि मैंने गिलानी को कैसे काउंटर किया वहाँ पर. तो उसके बाद मैं जब मीडिया में आया तो मेरा रिपोर्टिंग पूरा कश्मीर से हो या कहीं से भी हो, मैंने सारे टेरर अटैक्स पुलवामा से लेकर, नगरोटा से लेकर, उरी से लेकर, पठानकोट से लेकर सब कवर किए वहाँ पर ऑन ग्राउंड. मैं 5-5, 10-10, 20-20 दिन वहाँ रहा और बहुत सारे एक्सपोजेस भी किए, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, पाकिस्तान में POK को लेकर हो, या पाकिस्तान के कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो US में या UK में रह रहे हैं. जैसे एक सज्जन हैं गुलाम नबी फ़ाई, जो पाकिस्तान के स्पाई हैं US में, उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बाद एक प्ली एग्रीमेंट हुआ और उनको छोड़ दिया. तो मैंने एक अलगावादी बन के उनको फ़ोन किया और बात की कश्मीरी में, और उनसे उन्होंने पूरा डिटेल मुझे दिया कि पाकिस्तान के लोग मुझे पैसा देते हैं, पाकिस्तान का जो अभी का एम्बेसडर है वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, पिछला वाला जो था वो अच्छा था, वो पैसे देता था. तो पूरा मैंने एक्सपोज किया इस नेटवर्क को, सब कुछ किया. तो इसलिए, और फिर सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ. मैंने बलूचिस्तान के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई एक्सपोज करते हुए, क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान नहीं जा सकता. मैंने एक टीम हायर की बलूचिस्तान में और पूरा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाया 3-4 पार्ट्स का. तो वो तो परेशान हो गए वहाँ पर. जो आसिफ गफूर पुलवामा के टाइम पे और बालाकोट के टाइम पे और 370 के टाइम पे ISPR के हेड थे, वो आसिफ गफूर उस वक्त बलूचिस्तान के हेड थे. तो पाकिस्तान आर्मी तो परेशान हो गई, इन्होंने कैसे शूट किया, क्योंकि मैंने कभी उनका नाम रिलीज़ नहीं किया कि जिन लोगों ने मेरे लिए वहाँ पर शूट किया है और सब कुछ किया. तो इसलिए बलूचिस्तान के बाद मेरे को अवार्ड्स भी मिले उस डॉक्यूमेंट्री के लिए. तो पाकिस्तान ने ट्विटर को लिखा, X को लिखा कि मेरा अकाउंट बैन कर दो. अच्छा, ये नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है. पाकिस्तान की एक FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उन्होंने अरेस्ट वारंट मेरे खिलाफ ये किया कि ये जो है पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है हिंदुस्तान में बैठ के. तो ये क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजे उनके खिलाफ हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, तो वो इसलिए तिलमिला उठे. तो सबसे पहले तो मुझे लगता है 2000, हालांकि गिलानी का जब हुआ था 2008 या 2010 के आसपास, तब भी मुझे इनडायरेक्टली धमकियाँ मिल रही थी,
लेकिन मैंने उतना सीरियसली तवज्जो नहीं दिया तो उसको। क्या बोलते हैं थे मतलब जो उस टाइम पे जनरली बंद करो हम ये सब? समझा देंगे, नहीं समझा देंगे तुम्हें, ये कर देंगे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, जब मैं पहली बार 2013 या 2014 में, या 2014 का चुनाव था कश्मीर में, मैं लाल चौक में था अपनी टीम के साथ, मैं चल ही रहा था, लाल चौक से बाहर निकल रहा था, और अचानक से पीछे एक बंदा आया और कश्मीर में मुझे बताया कि तुझे मरना है क्या, और फिर निकल गया वहाँ से। और मेरे जो आसपास ये थे वो डर गए सब लोग कि ये क्या ऐसे बोल रहा है। फिर 2020 की बात है, जब मेरे जो बॉस थे, जब मैं एक बिजनेस चैनल में काम करता था, और जो एक फ्रेंच एजेंसी AFP, उसके जो साउथ एशिया के हेड थे, उन दोनों को फ़ोन आया, गुरपतन सिंह पन्नू का, खालिस्तान, 2020 में, और बोला कि इसको समझा दो, अगर ये हमारे खिलाफ रिपोर्टिंग करता रहा हम इसको सबक सिखाएंगे। तो फिर पुलिस में कंप्लेंट हुई, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में हुई, बहुत कुछ हुआ, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया दिल्ली में। और उसके बाद फिर 21 में जो है नवंबर के आसपास मुझे 3 ईमेल आए जिसमें कहा कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और यही सेम ईमेल गौतम गंभीर को भी आए, तो गौतम गंभीर की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी, मेरे को भी गनमैन दे दिए। तो उसके बाद फिर पन्नू का तो रेगुलरली आता है। अब पन्नू का तो ऐसा हो गया है कि उसके पास मेरा व्हाट्सएप है, मेरे पास उसका व्हाट्सएप है, तो पन्नू रोज़ सुबह मुझे एक मैसेज भेजता है अपने प्रोपेगेंडा के लिए। तो ये तो चलता रहेगा, इसमें क्या कर सकते हैं। वो जो ईमेल्स भी आए वो आईसिस कश्मीर के नाम से आए, बट आईसिस कश्मीर नाम का कोई ऐसी संस्था नहीं है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पता करवाया NIA में और बाकी एजेंसीज़ में, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कराची से आ रहा है, आपको वहाँ ISI के लोग हैं, वो आपको डराने के लिए या प्रोपेगेंडा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट जब आप जाते हो कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से ही बात हुई, आपकी इंटरेक्शन हुई, मैंने आपको व्हाट्सएप किया, नॉर्मली हाउ डू यू फील अबाउट थिंग्स कि यार ये कोई भी हो सकता है? तो आप नहीं, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अननोन नंबर्स नहीं उठाता पहली बात। हाँ, तो वो एक्चुअली उससे सिक्योरिटी का कोई संदर्भ नहीं है। मैं माई पर्सनैलिटी इज सच कि मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा बात करूँगा, अच्छा, या मैसेज पे करूँगा, या ईमेल पे करूँगा, मैं फ़ोन पे उतना ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आई डोंट ट्रस्ट पीपल। हाँ, मतलब मेरा कंसर्न वही था, हाउ आई डोंट ट्रस्ट ट्रस्ट पीपल। मैं बैकग्राउंड चेक करता हूँ, हाँ, 100 बार बैकग्राउंड चेक करता हूँ, पता करता हूँ, ये करता हूँ, तो आई कांट ट्रस्ट पीपल इजीली, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। and is it the same with other journalists dealing with national security, like the kind of things you are facing? नॉट रियली, नॉट रियली। Not मैंने really. आपको ये बोला ना कि बिकॉज आई एम अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग एंड आई हैव टेकन अ स्टैंड विच इज बोल्डली अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट पाकिस्तान, सो आई फेस दिस। बाकी के साथ ऐसा नहीं है। बट पीसफुल तो नहीं लगता होगा, मतलब ऐसे वो तो आदत ही पड़ गई है ना, जब पैदा होके ही बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे, आपको घर से निकलना पड़ा, आपके त्रासदी हुई पूरी कम्युनिटी में, फिर हमको एक गैराज में रहना पड़ा, एक कमरे में रहना पड़ा, एक कैंप में रहना पड़ा, फिर दिल्ली आए, दिल्ली में एक कमरे में रहे जहाँ खिड़की नहीं थी, 6 महीने तक वहाँ रहे, फिर दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में दिलशाद गार्डन में रहे। उसके बाद मेरी माँ की सरकारी नौकरी लगी, 25-30 साल हम दिल्ली के एशियाड विलेज में रहे। तो वो तो डिफ़िकल्टीज तो देखी हैं लाइफ में, सो दैट इज़ ओके। और आपको लगता है जहाँ आप आज हो, अगर वो डिफ़िकल्टीज ना होती तो कुछ और सिचुएशन होती? वो तो है ही ऑब्वियसली। आई मीन एवरी चैलेंज, एवरी हर्डल, एवरी डिफ़िकल्टी, एवरी ट्राइंग सर्कमस्टांस मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आई मीन एवरी सच एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन लाइफ, वो तो एक बहुत बड़ा आपके बॉडी के अंदर या दिल के अंदर एक साहस देता है ना। कैसे शेप किया उस जो भी इंसिडेंट्स हुए आपके साथ? किया, आई मीन एक तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो आप इमोशनल भी हैं और आपके साथ ऐसी एक्सपीरियंस भी हो रही हैं। तो जैसे मेरा एक भाई है अभिनव, वो US में रहते हैं, बड़े भैया हैं मेरे, तो वो सबको कहते हैं जब मजाक में जब हम मिलते हैं कि आदित्य, जो मेरे को घर में वरुण बोलते हैं, तो वरुण ने बचपन नहीं देखा। अच्छा, तो बचपन नहीं देखा इसलिए कहते हैं कि एक तो कश्मीर से हमें निकलना पड़ा, तो मैं 9 महीने का था जब हमें वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, चैलेंजेस आई कि माँ बाप और परिवार का पूरा समय उसमें लग गया कि हमारी ज़िंदगी फिर से कैसे बसर हो। मकान जला दिया हमारा कश्मीर में, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने कभी चाइल्डहुड इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसके बाद सब परिवार एकजुट हो गया कि हम अपना डेली का खाना कैसे खाएं, पैसे कैसे कमाएं, ज़िंदगी बसर कैसे होगी। उसके बाद आसपास मैंने पापा का एक्टिविज़म देखा, जो कश्मीर को लेकर बहुत एक्टिव थे, तो उनके लोग आते थे मिलने के लिए, या वो किताबों का बिज़नेस था पापा का, तो वही चलाते रहते थे। तो मैंने कभी भी
ऐसा नहीं देखा कि मैं खेलने में बिजी हूँ या अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड हूँ। वो हर जगह मैंने कश्मीर का ही कुछ ना कुछ पहलू देखा और ज़िंदगी मुश्किलात देखी कि कैसे एक एक स्टेप वो धीरे धीरे उन्होंने मुझे कभी एहसास करने का ये नहीं दिया। मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। माँ बाप ने पूरी डिफ़िकल्टीज अपने ऊपर ली और मतलब पूरा किताबें बेचते थे, बोहरी पूरी लेकर या पूरा सैक लेके वो जाते थे किताब बेचने लाइब्रेरीज़ में और बाकी जगहों पे। तो होता है, आई मीन यू एक्सपीरियंस दिस, यू सी दिस एवरी डे एंड देन यू हैव इन यू कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो मुझे लगता है मैं स्कूल जब मैं 12वीं कक्षा में था तब तक मैं बहुत शाय था। अच्छा, हालांकि बचपन में ही मैंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। बचपन में ही? बचपन में ही मुझे लगता है मैं 4th या 5th में रहा हूँगा या 3rd में रहा हूँगा। बट किसको देख के इंस्पिरेशन मिली थी वो? कोई जर्नलिज्म? जनरली इंस्पिरेशन नहीं हुई जर्नलिज्म, इसलिए क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि हमारी कम्युनिटी को लेकर या हमारी जो आप बीती है या हमारी पीड़ा है वो किसी ने सुनी नहीं, किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। तो मुझे अंदर से बहुत घुटन हमेशा रहती थी। तो तभी जब मैं 12वीं कक्षा से स्कूल से बाहर निकला, मेरे से अंदर कोई ज्वालामुखी है वो फट गया। तो मैंने इमिजिएटली एक्टिविज़म का राह थामी। इनफैक्ट मैं कॉलेज में फ़ेल भी हुआ इसी वजह से कि ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, कि मैं कॉलेज जाता ही नहीं था। मेरी फर्स्ट ईयर की कॉलेज में जो अटेंडेंस थी वो 6% थी। 6% बस? हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, अगले साल फिर आना। बट ये इसलिए था क्योंकि मैं पूरी तरीके से एक्टिविज्म में एब्जॉर्ब था, इन्वॉल्व था। एक मैंने नई दुनिया देखी क्योंकि मैंने 12 साल ऐसे गुजारे थे एक बहुत ही शाइनेस में, मेरे दोस्त मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो इसलिए भी था कि अंदर से मुझे शायद लगता था कि हमारे साथ गलत हुआ, हम क्यों ऐसे, हम कश्मीर में खुशहाली की ज़िंदगी, 100 साल का पुराना घर था, हमारा इतिहास था, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब खत्म हो गया। बड़ा मौका मिलेगा तो वापस जाना चाहोगे कश्मीर? क्यों नहीं, वापस जाना सेटल चाहूँगा। पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब होने? देखिए इमीडिएटली तो मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पर ऐसा सिचुएशन है। अच्छा। पीस इज रिटर्निंग 100%। बट आप देखिए ना, कश्मीरी पंडित को जस्टिस नहीं मिला, आपने एक भी आतंकवादी को सज़ा नहीं दी हमारे लिए, तो हमारा अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं है। मतलब जब इंसाफ ही नहीं मिला तो आप कैसे वापस जाएंगे? फिर अभी भी आप 2021 से देखिए कि सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को, सिखों को, डोगरास को मारा जा रहा है वहाँ पर। तो कैसे सेफ होगा? जब भी रिटर्न की बात होती है आप मारने लग जाते हैं वहाँ लोगों को, तो कैसे वहाँ लोग वापस जाएंगे? तो अभी तो इमीडिएटली सिचुएशन नहीं है वापस जाने की। लेकिन मैं ये कहता हूँ इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, आप 2 मिनट के लिए कश्मीरी पंडितों को हमें भूल जाइए, आप कश्मीर को ही सुधारिए। जो आपने 2019 से शुरू किया आप उसी पे काम करिए। आप कश्मीर में ये मानसिकता जो है इस्लामी कट्टरपंथी की, ये ख़त्म कीजिए। हेट जो है, वायलेंस जो है, इसको ख़त्म कीजिए। और अच्छा है, स्टोन पेल्टिंग ख़त्म हो गई है, वहाँ धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो आप कश्मीर पे काम कीजिए, उसके बाद आप कश्मीरी पंडितों पे काम कीजिए। दैट इज़ ओके, बट यू मस्ट डू इट। आप कुछ तो करिए। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप एक एपेक्स बॉडी बनाइए कश्मीरी पंडित्स की, जिसमें आप दोनों से, मतलब ना, सरकार, चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार हो या मोदी सरकार हो, दोनों सरकारें कश्मीरी पंडितों से बात करें कि ये 8-10 कश्मीरी पंडित हैं, ये इनकी पॉपुलेशन अभी दुनिया में 5 लाख होगी, 8 लाख होगी, 9 लाख होगी, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये बातचीत करेंगे उनके उद्धार के लिए, उनकी उन्नति के लिए, तभी होगा। अगर आप वो करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? बट आप तो मिलते हो, जैसे कभी कभी तो इंटरेक्शन होता है आपका, चाहे वो पीएम मोदी सर हो गए या अमित शाह सर हो गए, आप उनको ये व्यूज़ एक्सप्रेस करते हो? देखिए मेरा तो एज ए जर्नलिस्ट हाँ, ये रहता है, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूँ। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि मैं तो छोटा सा मामूली पत्रकार हूँ, बहुत सारे ऐसे दिग्गज राजनेता हैं, विश्लेषक हैं, बाकी लोग हैं, वो भी कुछ कहते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक रुख है, क्योंकि बहुत साल पहले क्या था कि इंदिरा गांधी जब थीं तो उनके सारे एडवाइज़र कश्मीरी पंडित थे, तो ऐसा व्यतीत होता था कि कश्मीरी पंडित कांग्रेस सपोर्टर हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी का जो टॉप ब्रास है उनको लगता है कश्मीरी पंडित कांग्रेस सपोर्टर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट है या मन में कुछ है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जितना मैं अपने आसपास देखता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता हूँ, वहाँ मुझे लगता है कि 80 to 90% कश्मीरी पंडित मोदी सपोर्टर है और बीजेपी को वोट डालता है। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चाहे वो बीजेपी को करे, कांग्रेस को करे, डोनाल्ड ट्रंप को करे या ओबामा को करे, इंसाफ तो मिलना चाहिए। अगर हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान में, भारत में गलत हुआ है
तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। ये तो छोटी सी गुहार है जो कि नेचुरली होना चाहिए था। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि सिखों के साथ कितना गलत हुआ। सिखों के साथ नरसंहार हुआ दिल्ली की सड़कों पे, 3,000 से ज़्यादा सिखों को निर्ममता से मारा गया। और मेरा दिल विचलित होता है, मतलब बहुत पेन होती है मुझे। मेरे बहुत अच्छे सिख दोस्त हैं, जब उनके साथ 40 साल बाद इंसाफ धीरे धीरे हो सकता है, सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, या जितने भी लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे, तो कश्मीरी पंडितों के साथ क्यों नहीं हो सकता? और यही कश्मीरी पंडित, अब क्योंकि आप स्पाई की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको आज बताऊं, जो कश्मीरी पंडित हैं वो सिर्फ RN काव ही स्पाई चीफ नहीं थे। IB और RNAW में बेस्ट ऑफ कश्मीरी पंडित स्पाई थे इन 80s एंड 90s। और जब आतंकवादी हिट लिस्ट निकालते थे, उसमें टॉप पे उन कश्मीरी पंडितों के नाम होते थे जो IB के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरली वो उस ज्योग्राफी से हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे स्पाई बन पाते हैं, या कोई और रीज़न? नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। ये मैं वो हिटलर की तरह नहीं कहूँ कि हमारा जो कॉम है या हमारी जो जीन है सबसे अच्छी वो है। मैं लोकेशन की पॉइंट बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीरी अपने आप को कश्मीरी पंडित हिंदुस्तानी पहले मानते थे, तभी हमको मारा गया। हिंदू थे तब तो मारा ही गया। और आप हिंदू होके, हिंदुस्तानी होके इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद कर रहे हैं कश्मीर में बैठ के, तो आप तो टारगेट थे। करेक्ट। तो ऐसे बहुत लोगों को भी मारा गया। मुझे सिर्फ लास्ट में ये बताओ, आपका PM मोदी सर से नॉर्मली मिले होंगे कभी भी, है ना, या अमित शाह सर से मिले होंगे, दोनों के बारे में एक एक या दो कोई क्वालिटीज़ जो आपने पर्सनली फील की हो, जो लोगों को शायद नहीं पता अभी भी? देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरी इंडिविजुअल लेवल पर, जिसमें मैं जब से वो प्रधानमंत्री बने, तो कोई इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे बातचीत नहीं हुई जिसमें हम डिटेल में कोई चर्चा करें या कुछ करें। हुई नहीं, ना उन्होंने बुलाया ना मैंने रिक्वेस्ट किया और मैं गया। सिर्फ मैंने एक शादी का कार्ड उनको दिया था जब मेरी शादी हुई थी 1 साल पहले, तो उन्होंने पत्र वहाँ से लिखा, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे, तो मोदी जी का भी आया, अमित शाह जी का भी आया, और पत्र वो नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दूंगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, तो मोदी जी के यहाँ से मुझे कॉल आया कि आप आइए लंच के लिए। जो ऑफिशियल लंच है उसमें क्या होता है, हमेशा जब एक फॉरेन विजिटर आता है एक स्टेट विजिट पे, तो 10 या 15 या मैक्सिमम 20 अलग अलग तबकों से लोगों को बुलाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, मीडिया पर्सन हों, अलग अलग तबके से। और उनको बोलता है कि आप भी सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप भी उस लंच पर रहेंगे। तो ऐसे ही ओवरऑल प्रधानमंत्री कार्यालय, बाकी मंत्री, जयशंकर जी के कार्यालय, और सबको मिला के 50 लोग थे सिर्फ उस हैदराबाद हाउस में। तो मैं भी था, हम 5 पत्रकार थे, 4 या 5। तो मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर मिलने के लिए सबसे। मलेशिया के प्रधानमंत्री आए, उनसे मिला, मैं बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। उसके प्रधानमंत्री मोदी आए, तो उन्होंने बोला, और भाई कॉल कैसे हो तुम, सब ठीक? तो मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप मान के चलिए कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और तब मैंने कवर स्टोरी की थी, तब मैं एक मैगजीन में काम करता था। उसके बाद सोशल मीडिया पे आई थिंक 2014-15 या नहीं 17 के आसपास उन्होंने मुझे फॉलो किया ट्विटर पे, और फिर कभी मैसेज किया कि हाउ आर यू माई यंग फ्रेंड, और ऐसे कुछ करके। और उसके बाद अभी ये बातचीत हुई। और फॉरेन ट्रिप्स पे तो कभी हेलो हाय ऐसे नमस्ते ही होता है। जब मैं बहुत बार गया, मलेशिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, बाकी जगह गया, तो उनको मेरा नाम याद रखना, और ऐसे भी नहीं, बहुत बार क्या होता है प्रोटोकॉल ऑफिसर साथ होता है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री जब आए तो MEA के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने बोला ही इज़ आदित्य राज कौल, ही इज़ अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। मोदी जी के साथ कोई नहीं था, वहाँ 20 लोग लाइन में थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पर बोला कि और कौल क्या हाल चाल है तुम्हारे, सब ठीक है? तो ये एक तो उनकी शार्प मेमोरी इज़ एक्सेप्शनल। दूसरा, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ही वेक्स अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, ही हैज़ हिज डे शेड्यूल। और कितना ट्रैवल होता है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं भाई उनका तो खुद का जहाज़ है, उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं। In spite of that, at this age, to travel so much, to speak so much, to be active, to take meetings, it takes guts. It is unprecedented. और एक मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ माइंड है। आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश का उद्धार अगर आपको करना है, आपके कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, आपको करना है, तो वो करते हैं, वो उनके माइंड में है। प्रधानमंत्री तो बहुत रहे हैं, मैं मनमोहन सिंह जी को भी सैल्यूट करता हूँ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सैल्यूट करता हूँ, बट आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी
वो ये भी होता है ना, व्हेन यू हैव डिफिकल्टी ग्रोइंग अप, व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, ये वही बात है, यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड ही इज़ अ लोन वन मैन आर्मी, कोई आसपास नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि परिवार के लिए करोड़ों कर दिए, जो कि होता है। आप देखिए मंत्री कोई 5 साल के लिए बन जाए तो उसका नेफ्यू, नीस या बच्चा देखते हैं कोई कंपनी खोल दी है, जिसका टर्नओवर 5 लाख रुपए था उसका अचानक से 10 करोड़ रुपए रिटर्न 20 करोड़ हो जाता है। ऐसे बहुत केसेस हैं, लेकिन इनके केस में तो कोई ऐसा ये नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, लीडर में होना का समर्पण देश के प्रति, तो ये बहुत अच्छा है। अमित शाह जी का मैं कहूँगा, मैं बहुत बार मिला हूँ, उनका मुझे लगता है कि एक जो अप्रोच है ना, एक हार्ड टास्क मास्टर टाइप, तो दैट इज़ वेरी गुड, स्पेशली when it concerns national security, because in national security you have to take tough decisions, and बहुत उनको आप देखिए गालियाँ देते हैं लोग रोज़। जब वो गुजरात के में ही थे, वहाँ आई थिंक गृह मंत्री थे, तब से ही उनको गालियाँ पड़ रही हैं, उस वक्त जेल में भी डाला गया उनको। तो मुझे लगता है कि उनका ये एक हार्ड अप्रोच, एक स्टांस लेना, हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। आप मिलते हैं उनसे तो वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छा, बहुत अच्छे से देख के लगता है कि करते बहुत हैं। हाँ, देश से, क्योंकि वो साइलेंट रहते हैं और उनका जो स्टेयर है बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही ऑल्सो हैज़ अ शार्प मेमोरी। उनको कैसे चीज़ें याद रहती हैं मुझे ये पता नहीं है, अलग ही लेवल का। मैं तो आपको बताऊं जेन्युइनली, मैंने आई थिंक 110-20 एपिसोड्स कर दी होंगे जी। आप मुझसे पूछोगे ना कि 10 के नाम 20 के नाम बता दे उसमें से, हो सकता है मैं नाम बता पाऊँ, अनटिल अनलेस वो बहुत ही अलग अच्छे लेवल पे एक एपिसोड ना गया हो, तो क्योंकि वो तो आपको याद ही रहते हैं कि कौन से बहुत पॉपुलर एपिसोड्स गए हैं आपके। बट मैं वही सोचता हूँ कि इन लोगों को जिनका रोज़ का कम से कम 100-200 लोगों से मिलना होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू रिमेंबर, एंड नॉट जस्ट रिमेंबर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट रिमेंबर for literally doing the justice to the meeting and remembrance of it. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही है। ये प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, चाइना या कोई दूसरा देश मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, और वहाँ के दूतावास में एक डिप्लोमेट ने उनको खाना खिलाया या कुछ अच्छे से ये किया। उसके 15 या 20 साल के बाद वो आई थिंक अमेरिका गए या यूरोप में किसी कंट्री गए, और वहाँ पर वो डिप्लोमेट थे। तो वो डिप्लोमेट से ऐसे मिले और डिप्लोमेट की वाइफ को बोला कि आपने वो खाना बनाया था ना उस साल, मुझे याद है, क्या बात, आप कैसी हैं, और आपके जो ये हैं पति हैं, इनका बहुत अच्छा ये काम रहा है। और उसके 1 महीने के बाद ही उनको फॉरेन सेक्रेटरी बना देते हैं, और उसके कुछ साल के बाद ही वो देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं जयशंकर जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा उनकी जापानी वाइफ है। हाँ, तो उनको ऐसा, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो जयशंकर चाइना में थे, हाँ, तो तब उनके साथ ऐसा ये किया और इनको याद था पूरा। हाँ, अब ऐसा तो ये नहीं है कि मोदी जी लिस्ट बनाते होंगे कि भाई जो ज़रूरी लोग हैं उनका नाम याद रखना है। सही बात है। तो ये रखना और ऐसे ज़रूरी तो ये थोड़ी है कि आज जो ज़रूरी है वही ज़रूरी है, हो ज़रूरी सकता है जो आज नॉर्मल है वो कल को जाके बहुत बड़ा बन जाए। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो आपको तो रिस्पेक्ट और इज्जत सबको ही एक बराबर देनी चाहिए। आप देखिए ना, 2014 से पहले आई थिंक 2012 या 13 की बात होगी, मुझे तब मैं छोटा रिपोर्टर था, तो मुझे बताया गया कि अरे आपको एक विवेकानंदा इंटरनेशनल सेंटर है VIF, वहाँ जाना है, वहाँ पर वो हमारे पुराने IB चीफ हैं अजीत डोवाल, उनका इंटरव्यू करना है। तो मैं चला गया, मैंने इंटरव्यू कर लिया, दुआ सलाम हो गई, सब कुछ हो गया। मुझे कहाँ पता था कि सही बात 5 साल के बाद 10 साल के बाद क्या होगा या 2 साल के बाद क्या होगा। उसके बाद 2010, उससे पहले की बात है, 2010 में मैं बम्बई में था, आई थिंक मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मुझे फ़ोन आया कि कश्मीर के वो जो गुलाम नबी फ़ाई की मैं बात कर रहा था, उसको शायद अरेस्ट किया था, तो बताया कि कश्मीर पे डिबेट करना है, तो आप आइए। तो मैंने ठीक है, मैं आ जाऊँगा स्टूडियो। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला और कौन होगा, तो बोला वो अजीत डोवाल साहब होंगे और सजाद लोन होंगे और 1-2 लोग अमेरिका से होंगे। तो 2010 में अभी भी वो यूट्यूब पे है क्लिप कि डोवाल साहब के साथ मैं बैठा हुआ हूँ टाइम्स नाउ के डिबेट पे, और मुझे कहाँ पता था ये 2010 है, 2014 में उनको बनाएंगे
और 2 बार 3 बार वो NSA बन जाएंगे। हम्म, किसी को मुकद्दर का किसको पता होता सही बात है, सही बात है। बट बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो फिर और अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे। है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लेजर। थैंक यू नितिन, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ आपको कहना है ऑडियंस को तो प्लीज़ नाउ इज़ द टाइम। नहीं, आई जस्ट थैंक द ऑडियंस। आप नितिन को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, उनके वीडियोस और स्प्रेड करते रहिए जी, और बस खुश रहिए। आई होप आई डिड जस्टिस टू योर टाइम। आई होप आई डिड जस्टिस टू योर टाइम। सर आप तो डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।